तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें यूनिवर्स क्या है, अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स सिंपली किससे बना है, मैटर से, और एक स्पेस है। मीन्स यूनिवर्स फैला हुआ है। अगर आप अपने आसपास देखें, ठीक है, आसमान में देखें, तारे हैं और सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम बन गया पूरा। ऐसे ही लाखों सोलर सिस्टम हैं, ठीक है, उनसे मिलकर एक गैलेक्सी बनी होती है और बिलियन गैलेक्सी से मिलकर यूनिवर्स बना होता है। तो यूनिवर्स क्या है, सिंपली याद रखना, स्पेस और मैटर है, ठीक है। जो भी ब्रह्मांड में है, ठीक है, जो भी स्पेस में है वो सब क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। ये बस सिंपली ध्यान रखना है। अगर थ्योरी की बात करें, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई, टोलमी के 140 एडी में। टोलमी ने क्या बोला था, सोलर सिस्टम में पृथ्वी बीच में है, बाकी अदर प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बीच में क्या है, पृथ्वी है। ध्यान से सुनना, जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब अर्थ है, सेंट्रिक का मतलब केंद्र में, ठीक है। इसको आप भू केंद्रीय सिद्धांत भी बोल सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया, टोलमी के द्वारा। कब, 140 एडी में। क्या बोला, अर्थ सेंटर में, बाकी अदर प्लैनेट इसके चक्कर लगाते हैं। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसके अपोजिट है। हेलियो में सन बीच में है, हेलियो में कौन है, सन बीच में है सोलर सिस्टम के, और बाकी अदर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। ये थ्योरी कोपरनिकस ने 1543 एडी में दी थी। अगर फादर की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कौन है, कोपरनिकस है, नाम याद रखना। विलियम हर्शेल, ये नाम याद रखना, विलियम हर्शेल, हिंदी में भी लिखे देते हैं। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट जो भी देख रहे होंगे उनको परेशानी ना हो, ठीक है। विलियम हर्शेल ने टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है, सोलर सिस्टम को देखा, उसके बारे में बताया, ठीक है। कब, 1805 में। इसके बाद हबल साहब आए, उन्होंने यूनिवर्स की डायमीटर बताई 2 से 5 बिलियन लाइट ईयर। अब लाइट ईयर, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है, ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ये डिस्टेंस मापने की, दूरी मापने की इकाई है। ध्यान रखना, जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, वो दूरी, डिस्टेंस मापने की इकाई है, ध्यान रखना है। हबल ने जो ब्रह्मांड है उसका व्यास, डायमीटर मापने की कोशिश की थी, और कितना बताया, 2 से 5 बिलियन प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी की बात करें, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा दी गई, ठीक है। किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटेर या जॉर्ज लेमेट्रे भी बोलते हैं। कब, 1920s में, लेकिन एक्सेप्ट की गई कब, 1972 में। ये ध्यान रखना है, कब दी गई, कब एक्सेप्ट की गई। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। फिर आती है स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी और फ्रेड होयले के द्वारा ये थ्योरी दी गई। अब डायरेक्ट आपसे स्टेडी स्टेट थ्योरी ना पूछकर कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी पूछ ली जा सकती है, या परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। यही स्टेडी स्टेट थ्योरी है। ध्यान रखना, क्या है स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसमें क्या बोला गया है, ब्रह्मांड का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। किसमें, स्टेडी स्टेट थ्योरी में। और बिग बैंग में एक पार्टिकल से क्या है, उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है, और फिर क्या है, यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर किसका निर्माण हुआ, यूनिवर्स का। ध्यान रखना। पल्सेटिंग थ्योरी एलन संडेज के द्वारा दी गई। पल्सेटिंग का दूसरा नाम है एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग थ्योरी। इसमें क्या है, पहले एक पॉइंट था, उससे फिर क्या है, यूनिवर्स बना, ठीक है। पहले थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर, एक पॉइंट पर जाकर यूनिवर्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करना लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है एक्सपेंडिंग, पहले एक्सपेंड करेगा, फैलाव होगा, फिर सिकुड़न होगी, ठीक है। पहले एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़न होगी। तो ये किस थ्योरी में, पल्सेटिंग थ्योरी एलन संडेज के द्वारा दी गई, इसमें बोला गया। स्टार नियरेस्ट टू सन, अगर सूर्य के सबसे पास में पूछा जाए कौन सा स्टार है, कौन सा तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चमकीला तारा, ब्राइटेस्ट स्टार,
सीरियस या डॉग स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार। और मंदाकिनी गैलेक्सी, देखिए जो गैलेक्सीज हैं ये क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, स्टार्स का एक पैटर्न है, उसको क्या है, गैलेक्सी बोला जाता है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी है। जो सोलर सिस्टम है मंदाकिनी गैलेक्सी में है, ये मान लीजिए मंदाकिनी गैलेक्सी है। मंदाकिनी गैलेक्सी का एक पार्ट है क्या, मिल्की वे, और मिल्की वे में ही सोलर सिस्टम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी, उसके पास में कौन सी गैलेक्सी है, क्लोजेस्ट गैलेक्सी, वो एंड्रोमेडा है। 2009 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ईयर घोषित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1609 में गैलीलियो के द्वारा, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की हेल्प से किसको देखा गया था, स्टार्स को देखा गया था। जिन स्टार्स को आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनको टेलीस्कोप की हेल्प से देखा था। 400 वर्ष पूरे होने पर 2009 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ईयर मनाया गया था। प्लेनिमस की बात करें तो अब सोलर सिस्टम के बाहर ट्विन बॉडी, जुड़वा बॉडियों का एक ऐसा ग्रुप है जो देखने में सेम लगता है, उसे प्लेनिमस बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन, जैसा हमने बताया, कॉन्स्टिलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार है दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर, ठीक है, उसको क्या है हम कॉन्स्टिलेशन, राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राशियाँ बोलते हैं, ठीक है, राशियाँ ध्यान रखना है। स्टार्स का ऐसा पैटर्न या ऐसी पिक्चर, ठीक है, उसको हम क्या है कॉन्स्टिलेशन, राशियाँ बोलते हैं। जैसे सिंह है, शेर की तरह बनती है, तुला है, तराजू, स्टार ऐसा शेप ले लेते हैं कि वो क्या है तराजू की तरह लगता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही शेप लेते हैं, उनको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एक चंद्रशेखर लिमिट में सूर्य का जो मास होता है उसका 1.4 गुना होता है एक चंद्रशेखर लिमिट के बराबर, ठीक है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन का अगर पूरा मास कितना है 100 kg है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, 100 kg है, तो जो एक चंद्रशेखर लिमिट है वो 140 kg के बराबर होगी। 1.4 मास ऑफ सन, ठीक है, 1.4 मास ऑफ सन के बराबर एक चंद्रशेखर लिमिट है। अगर इससे कम रहेगा मास तो वो कैसा स्टार रहेगा, फोजिल स्टार या वाइट ड्वार्फ स्टार। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। समझ आया? सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं 1.4 मास ऑफ सन से कम होगा तो फोजिल स्टार या वाइट ड्वार्फ स्टार बोलेंगे, या सिंपली ऐसे भी आ सकता है एक चंद्रशेखर लिमिट से कम अगर मास है तो उसको वाइट ड्वार्फ स्टार या फोजिल स्टार बोलेंगे। बात एक ही है, कान चाहे पीछे से पकड़ें आगे से पकड़ें, पकड़ा कान ही है, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार में एक चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा मास होता है, उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार रोटेट करता है तो उसको पल्सर बोल दिया जाता है। जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। सीधा क्वेश्चन आएगा, रोग ब्लैक होल किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल का एक ग्रुप हो उसको रोग ब्लैक होल बोला जाता है। स्टार्स की अगर एज का पता करना है कि इसकी एज कितनी है किसी स्टार की, तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करता है उसके बेस पर आप स्टार्स की आयु का पता कर सकते हैं कि इससे कितनी ऊष्मा, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा रिलीज की जा रही है, उससे आप स्टार्स के एज का पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे गैसियस हाइपोथेसिस है, कांट के द्वारा दी गई, कब? 1755 में। कांट एक जर्मन जोग्राफर भी बोल सकते हैं, फिलोसफर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस ये लैपलास के द्वारा दी गई, कब? 1796। आप नोट डाउन भी कर सकते हो ईयर। प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस है, ये किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जो प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा दी गई है? चैम्बरलिन के द्वारा।
चैम्बरलिन के साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, चैम्बरलिन एंड मोल्टन के द्वारा। ठीक है, ईयर याद रखना है कब, 1905 में। जो ये जेम्स जीन्स और मॉडिफाइड बाय जेफरी है, ये टाइडल हाइपोथेसिस है। कौन सी, टाइडल हाइपोथेसिस। वहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया और लिखना इसको भूल गए। ठीक है, जो ये टाइडल हाइपोथेसिस है, ये किसके द्वारा दी गई, जेम्स जीन्स एंड मॉडिफाइड बाय किसके द्वारा, जेफरी के द्वारा की गई। कब थ्योरी दी गई, 1919 में, और मॉडिफाइड की गई कब, 1929 में। बस ईयर याद रखना है, नाम याद रखना है, सीधा मैचिंग में भी आ सकता है। उसके बाद आती है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये रसेल के द्वारा। ठीक है, ईयर याद रखना है, 1937। इसके बाद सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, फ्रेड होयले के द्वारा। कब, 1946। ठीक है, 1946 में। इसके बाद देखें इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है, ओटो स्मिड के द्वारा। कब, ईयर याद रखना, 1943। ओटो स्मिड एक रशियन ज्योग्राफर बोल सकते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके, 1920s में। एक्सेप्ट की गई कब, 1972 में। प्लैनेट है वीनस और यूरेनस। देखिए बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, लेकिन दो अपवाद हैं, वीनस और यूरेनस, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चक्कर लगाते हैं। सबसे अगर गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो वीनस है। सबसे छोटी सैटेलाइट की बात की जाए तो डिमोस है। ठीक है, डेमोस भी बोल सकते हैं, डिमोस बोल सकते हैं। किसकी है, मार्स की। ठीक है, मार्स पर है, मार्स का ये उपग्रह है। डेंसेस्ट सैटेलाइट जिसकी घनत्व ज़्यादा है वो लो है, किसकी, जुपिटर की सैटेलाइट है। सेकंड डेंसेस्ट मीन्स जिसका घनत्व ज़्यादा है वो उपग्रह वो मून है, सेकंड नंबर पर, पहले पर लो है। ठीक है, या इसको लू बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रख। लार्जेस्ट सैटेलाइट सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमिड है। ज्ञानीमिड किस पर है, जुपिटर बृहस्पति ग्रह पर है। डेंसेस्ट प्लैनेट सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, वो पृथ्वी का है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ढूंढते रह जाओगे कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूरेनस ग्रीन कलर का है, किसकी वजह से, अमोनिया और मीथेन गैस की वजह से। यूरेनस हर्शेल ने इसकी खोज की 1781 में। नेपच्यून की बात करें, इसकी खोज गाले ने 1846 में की। याद रखना, गाले 1846, नेपच्यून। प्लूटो की टोम्बो 1930 में। ठीक है, प्लूटो 2006 तक एक क्या था, प्लैनेट था, लेकिन 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसको प्लैनेट की जो कैटेगरी थी उससे बाहर कर दिया। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट में गिना जाता है। सन के इंटीरियर की बात करें कि ये सन का जो इंटीरियर है कैसे बना हुआ है, कोर, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन में। अंदर वाला पार्ट कोर है, रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है। अगर ज़्यादा डिटेल में ये क्लासेस देखनी है तो आपको एक अलग प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगी। हमने एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस अपलोड की हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हो। सन के अगर एटमॉस्फेयर की बात करें 3 पार्ट में है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। सन स्पॉट का साइकिल 22 साल तक चलता है, 11 साल घटता है, 11 साल बढ़ता है। ध्यान रखना 22 साल में ये साइकिल पूरा होता है। सेरस की खोज जो कि एक क्या है, एस्ट्रॉयड है। सेरस की खोज 1801 में पियाजी द्वारा की गई थी। एपिहेलियन उसका को बोलते हैं जब मान लीजिए सन है, ठीक है, सन है, सन से अर्थ की दूरी जब दूर होगा सन, ठीक है, उस डिस्टेंस को मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कब, 4 जुलाई को, उसको एपिहेलियन बोला जाता है। और जब पास होगी, ठीक है, जब पास में होगी अर्थ सन के तो उसको पेरिहिलियन, पेरी का मतलब पास है, ऐसे याद रखना, पेरिहिलियन, पास 3 जनवरी और दूर है 4 जुलाई को। ठीक है, सन इंटीरियर ये गैस और प्लाज्मा से बना होता है। मार्स जो कि
सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा मरकरी है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, मरकरी के बाद फिर छोटा आप वीनस को बताओ, वो गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर छोटा ग्रह कौन सा है साइज में, वो मार्स है, मंगल ग्रह है। ट्रांजिट क्या होता है, देखिए आपने ग्रहण लगते देखा होगा। जब ग्रहण लगता है, कब लगता है ग्रहण, जब देखिए सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, मून आ जाए, ठीक है, तब कौन सा लगता है, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगता है। और लूनर एक्लिप्स कब लगता है, जब सन के बीच में अर्थ आ जाए, ठीक है, तब लगता है सूर्य ग्रहण। लेकिन ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए चंद्रमा का साइज बड़ा है, ठीक है, अगर मान लीजिए अर्थ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ा और मरकरी या वीनस आ जाए तो एक डॉट सा बना देते हैं, उसी को ट्रांजिट बोलते हैं। ग्रहण और ट्रांजिट में अंतर समझ आया। ग्रहण पूरे पर छाया ला देता है, लेकिन ट्रांजिट में छोटे से पार्ट में ही बनते हैं, ठीक है। तो मरकरी और वीनस की वजह से ट्रांजिट बनते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह इधर, बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ध्यान रखना। कोमेट हेली 76 साल बाद रिटर्न होता है, लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। एवरेज डिस्टेंस की बात करें दूरी की, कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। मून की स्टडी को सेलेनोग्राफी बोलते हैं। जो रॉक हैं मून के, वो पृथ्वी के रॉक से पुराने हैं। क्यों, अब भैया 2 चीज़ें हैं, ये मून का साइज़ है, ये अर्थ का साइज़ है, अब बने एक साथ। अब देखिए छोटी चीज़ है वो जल्दी ठंडा हो गई, मून जल्दी ठंडा हो गया था अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए इसके रॉक पुराने हैं। किससे, अर्थ के रॉक से। नो अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज ऑन द मून, चंद्रमा पर कोई भी भूकंप की एक्टिविटी या टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है। अगर किसी कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून है तो सेकंड मून क्या कहलाएगा, ब्लू मून कहलाता है। ध्यान रखना है, किसी एक कैलेंडर वर्ष में 2 फुल मून हैं तो सेकंड मून ब्लू मून कहलाएगा। पेरिजी फुल मून, सुपर मून एक ही बातें हैं ये। पेरिजी का क्या होता है, जब अर्थ है, अर्थ के क्लोज में क्या है, मून की दूरी जब कम होती है उसी को क्या पेरिजी बोला जाता है। एपोजी कब बोला जाएगा, एपोजी जब अर्थ से मून की दूरी ज़्यादा हो उसको एपोजी बोला जाएगा। पेरिजी पास, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, जैसे एपीलियन और पेरिलियन में बताया था ना, 3 जुलाई, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, 4 जुलाई बताया था, ये 4 जुलाई और 3 जनवरी, ऐसे इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है एपोजी और पेरिजी की। सोलर एक्लिप्स थोड़े समय के लिए, जो सूर्य ग्रहण है 7 से 8 मिनट लगता है, जब सन के बीच में मून आ जाए और पृथ्वी पर प्रकाश पूरा ना पहुंच पाए, घेर ले, तो तब लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, मोहम्मद समी, SME समी, ठीक है, ऐसे याद रखना। और जो लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सन के बीच में पृथ्वी आ जाए और मून ढक जाए, ठीक है, तब क्या है, लूनर एक्लिप्स लगता है, ठीक है। लूनर एक्लिप्स ये इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, 3 से 4 घंटे। ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि सोलर एक्लिप्स कम समय के लिए होता है या लूनर एक्लिप्स, ठीक है, टाइम से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें, तैयार रहें, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे पर होता है और लूनर एक्लिप्स फुल मून डे पर होता है। अब देखिए फुल मून डे कब होता है, जब पूरी तरह से चांदनी रात हो, ठीक है, चांदनी रात यानी पूर्णिमा की रात हो, जब सूर्य पूरा चमक रहा हो। अब देखिए ग्रहण तभी तो लगेगा जब दूध या रोशनी में नहाया हुआ होगा चंद्रमा, ठीक है। किसी भी चीज़ पर दाग तभी तो लगेगा जब
अब सफ़ेद चीज़ है उस पर दाग दिखाई देगा। अब ये काला होता मीन्स काला इन द सेंस कि अमावस्या की रात होती तो ग्रहण अमावस्या की रात पे नहीं लगता है। फुल मून डे पूर्णिमा पर ही हमेशा चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा, ठीक है। लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून डे के दिन ही होगा। ध्यान रखनी है कुछ बातें। लूना 2 पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन था चंद्रमा के लिए 1959 में, ठीक है। सोवियत यूनियन के द्वारा एक कुतिया भेजी गई थी लाइका, ठीक है। ध्यान रखना, इसका नाम भी पूछ सकते हैं। किस देश का मिशन था, कब था, किस के लिए था। लूना 2, ठीक है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं आप, इसलिए सतर्क होकर पूरी तैयारी रखें। अपोलो मिशन यूएसए का मिशन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है। उन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। अगर पूछा जाए पहली बार मनुष्य किसने भेजा तो ध्यान रखना अपोलो मिशन ने। और पहला अगर स्पेसक्राफ्ट गया किसका, सोवियत यूनियन का, ठीक है। लाइका उसमें एक कुतिया भेजी गई थी। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुतिया का नाम भी पूछा जा सकता है लाइका, ठीक है। मिशन का नाम, ठीक है, ठीक। चंद्रयान 1 की अगर बात करें तो किसके द्वारा, PSLV XL के द्वारा भेजा गया, ठीक है। ये रॉकेट का नाम है जो रॉकेट लॉन्चर होता है 2008 में, ठीक। ध्यान रखना है। चंद्रयान 2 जो कि फेल हो गया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा 2019 में। आपने देखी भी होंगी वीडियो के शिवान जी की, जो कि उस टाइम इसरो के हेड थे। वो काफ़ी रोए थे जब ये मिशन फेल हो गया था, मीन से संपर्क टूट गया था। लेकिन उनकी मेहनत वसूल हुई कब, 2023 में, जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लैंड हो गया था। किसके द्वारा, LVM-3M4 के द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है जहाँ पर लैंड किया उस जगह का नाम शिव शक्ति है। ऐसे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिव शक्ति याद रखना। किस रॉकेट लॉन्चर से गया, LVM-3M4, कब, 14 जुलाई 2023 को। जी की वैल्यू की अगर बात करें, मैक्सिमम होती है पोल्स पर और मिनिमम होती है इक्वेटर पर, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए इक्वेटर पर क्या है, कम होगी और पोल पर ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को क्या है, डिप पोल्स भी बोला जाता है। 6 महीने का दिन नॉर्थ पोल में कब होता है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ये ध्यान रखना है। इक्विनॉक्स जिसको विषुव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विषुव। ये कब होता है इक्विनॉक्स, जब इक्वेटर पर सन क्या है, सीधी लंबवत रेखाएं, सीधी रेखाएं पड़े, ठीक है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर, उसको क्या है, विषुव इक्विनॉक्स बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब बोला जाएगा। अब देखिए आप नॉर्थ हेमिस्फेयर वाले हो तो नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमेशा 21 मार्च को और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है, सीधी रेखा कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन लॉन्गिट्यूड की बात की जाए ग्लोब पर तो 360 है, ठीक है। अगर मैप पर की जाए तो 361 है, ये ध्यान रखना है क्योंकि मैप पर जो 180 डिग्री है और 0 डिग्री है वो अलग दिखाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन लॉन्गिट्यूड ये मैप पर क्या है 361 है और ग्लोब पर 360 है। बस ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फंस जाओगे यहाँ। 300 ये 61 कर लेना, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में हो गया, जब PDF सेंड की जाएगी तो आपको करेक्ट करके दिया जाएगा। ऊपर भी एक टाइपिंग में गलती हुई थी, वो भी ठीक कर दी जाएगी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इन नोट्स को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलेंगे नहीं क्योंकि इस पर बहुत मेहनत की गई है। 499 रुपये में सारी यूनिट की PDF आपको दी जाएंगी, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो,
ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी हो, ज्योग्राफिकल थॉट हो, चाहे आपको फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो, इंडियन ज्योग्राफी की, सारी यूनिट दी जाएंगी एक एक कर 499 इसका प्राइस रहेगा। आप सिंपली इनको PDF को लेकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है, परचेज़ करना है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको PDF वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, PDF आपको सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। ये समझ आए। 0 डिग्री, ये O डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, ध्यान रखना। 0 डिग्री और 180 डिग्री मेरिडियन कॉमन होती हैं किस पर, ग्लोब पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस, दो लेटीट्यूड के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और डिस्टेंस पूछी जाए दो लॉन्गिट्यूड की तो 111.32 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया, अर्थ थोड़ी चपटी टाइप है, ठीक है, अर्थ थोड़ी चपटी टाइप है, ये दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल, ठीक है। पोल टू पोल कम होती है और ये इक्वेटर की ज़्यादा होती है, इस वजह से लॉन्गिट्यूड की दूरी थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 179 हैं, 179 है, ठीक है। अगर 181 लिखा है तो उसमें क्या है, जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उनको इंक्लूड किया जाता है। हालांकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, पॉइंट फॉर्म में है, इसलिए उनको लाइन में काउंट नहीं किया जाता है। तो लाइन की अगर बात करें लैटिट्यूड्स की तो 179 179 नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये क्या है, पॉइंट फॉर्म में है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को बोलते हैं, ये एक्सेप्ट की गई थी कब, 1884 में, जो का देश है उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, तब 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला था। नॉर्थ पोल की डिस्कवरी, उत्तरी ध्रुव की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट पियरे द्वारा, और जो साउथ पोल है इसकी डिस्कवरी एमंडसेन के द्वारा की गई थी। जो जुपिटर के रिंग हैं वो सिलिकेट के बने हुए होते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इम्पोर्टेंट है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किससे रिलेटेड है, चंद्रमा से, मून से संबंधित है। फारदेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, सबसे दूरी पर कौन सा तारा है, वो इकेरस है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की जाए, ठीक है, प्रकाश की अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नहीं लग रहा था इसलिए स्टार लगाकर ऐसे लिख दिया है, तो इसे कंफ्यूज मत जाना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी है। टैकोक्लाइन, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ऐसे फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हो। टैकोक्लाइन ये बाउंड्री को बोलते हैं। रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन जो पढ़ाए थे ना हमने अभी किसके, सन के, तो उसके बीच में जो ये है उसको टैकोक्लाइन, बाउंड्री को टैकोक्लाइन बोलते हैं, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। लार्जेस्ट एस्टेरॉयड मेन बेल्ट की अगर बात करें सेरस है, पियाजे ने इसकी खोज की 1801 में। ओजोन की डिस्कवरी बी गार्डिनर, जोसेफ फोरमैन और जे संकलिन के द्वारा की गई। अब देखिए दो थ्योरी हैं हमारे सामने, एक इंडक्टिव थ्योरी, एक डिडक्टिव थ्योरी, ठीक है। डिडक्टिव थ्योरी ध्यान से देखना है, डिडक्टिव थ्योरी में क्या होता है, चीज़ कम होती है, मीन्स डिडक्ट होती है, डिडक्ट मीन्स कम, कम का मतलब हुआ कि जनरल लेवल से हम इस थ्योरी में जनरल से जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, ठीक है, जनरल लेवल से पर्टिकुलर लेवल तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई एक पेड़ है, ये हो गया जनरल, अब हम इसकी पत्तियां पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके फ्रूट्स और इसके बीज के बारे में ये सब पढ़ेंगे, ये एक पर्टिकुलर लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिडक्टिव ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ये प्लेटो ने रखा, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब करते हैं, और ये क्या है, सीट पर बैठकर भी कॉन्सेप्ट दिए जा सकते हैं, ठीक है, एक तरह से ये क्या है, डिस्क्राइब इसमें चीज़ों को करते हैं। वहीं इंडक्टिव ये उल्टा है, पर्टिकुलर से जनरल है, पहले हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, फिर वो बड़े लेवल पर जाएगी और बड़े पर और बड़े पर, फिर और बड़े लेवल पर चली जाएगी। तो पर्टिकुलर से जनरल कौन सी जाती है, वो इंडक्टिव है, अरिस्टोटल ने थ्योरी दी, बस इतना ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी में।
सैलिसबरी का नाम याद रखना, उन्होंने लैंडफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर में आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। सेकंड ऑर्डर में क्या आता है? सेकंड ऑर्डर की अगर बात करें, माउंटेन आता है, प्लेट्यू आता है, माउंटेन, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेन आता है, मैदानी, फोल्ट आता है, फोल्ट, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं सेकंड। और थर्ड में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो भी बनते हैं वो थर्ड ऑर्डर में आते हैं। डेविसियन, ये WM डेविस, इनका एक डिक्टम है, क्या है? उन्होंने थ्योरी में अपनी में स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम के बारे में बताया, जिसको ट्रायो ऑफ डेविस भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रायो ऑफ डेविस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये ध्यान रखना है। जियोलॉजी की मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये भी जियोमॉर्फो से रिलेटेड है, लैंडफॉर्म से। F = स्मॉल f PM dt, ठीक है, ये ध्यान रखना, RPSC में डायरेक्ट इक्वेशन आ गई थी, इस तरह से पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है इक्वेशन, ठीक है। किससे रिलेटेड है? लैंडफॉर्म से। कैटास्ट्रोफिज्म, इसमें क्या है? क्विक और सडन ओरिजिन होता है किसी भी लैंडफॉर्म का, ठीक है, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन से हो, ठीक है। इसमें क्या है? तेजी से होता है, क्विक होता है, सडन होता है। वहीं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। इसका प्रतिपादन जेम्स हटन ने किया, ठीक है। जेम्स हटन एक स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे 18वीं सेंचुरी में। साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, और इनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ अर्थ। कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ अर्थ, किसके द्वारा? हटन के, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टार का फॉर्मेशन प्लैनेट से पहले हुआ, ध्यान रखना है। जो स्टार बने, देखिए सन क्या है? एक स्टार है, वो पहले ही तो बना प्लैनेट से, बिल्कुल बना, तो ये भी लाइन याद रखना। ज्योग्राफी को क्या बोला? सिंथेसिस एंड मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ये बोला पैट्रिक गैडिस के द्वारा ये बोला गया, ठीक है। पैट्रिक गैडिस की अगर बात करें, ब्रिटिश जोग्राफर, जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, तब पैट्रिक गैडिस भी यहाँ आए थे, ठीक है, इनको इनवाइट किया गया था। ज्योग्राफी को द बेसिस ऑफ हिस्ट्री किसने बोला? इमैनुअल कांट ने, ध्यान रखना, सीधी लाइन आएगी, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई कहाँ? इजिप्ट में। जियोमेट्री कहाँ डेवलप हुई? नाइल रिवर के आसपास। एंड फिजिकल ज्योग्राफी जब हम थॉट पढ़ाएंगे तब बताएंगे ग्रीस में कैसे डेवलप हुई थी, ठीक है, सारी बातें बता देंगे। एस्ट्रोनॉमी इजिप्ट में ही क्यों डेवलप हुई? साफ आसमान है, ठीक है, आसानी से चीज़ों को देखा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी हम प्रीवियस क्लास में भी बताए, जॉर्ज लेमेटेयर के द्वारा 1920s में दी गई, और एक्सेप्ट कब हुई? 1972 में, ठीक है, ये थ्योरी ध्यान रखना है। अब बिग बैंग थ्योरी तो पता है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड। यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक थ्योरी और है। यूनिवर्स का फॉर्मेशन क्लाउड और ग्रेविटी, जो पार्टिकल्स के क्लाउड्स बने और ग्रेविटी के कारण यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, ये लाइन बोली जॉन ग्रिबिन्स ने। किसने? जॉन ग्रिबिन्स ने बोला कि यूनिवर्स किससे बना है? जो पार्टिकल्स के क्लाउड हैं उनके और ग्रेविटी की वजह से बना है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये किसने साइंटिफिकली और बताया? किसने? अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने बताया 1922 में। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में हम बता चुके थे, कॉन्टिनेंट, ओशियन। सेकंड में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, फॉल्ट्स और रिफ्ट वैली आएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, इरोजन डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी गिलबर्ट के द्वारा दी गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा? गिलबर्ट के। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी को नॉन साइक्लिक मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रख लें, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक मॉडल भी बोला जाता है। 1945 में आरी होट ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? क्वांटिटेटिव मेथड, किसके लिए? मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए। जो फ्लूवियल, जो ड्रेनेज बेसिन है
उसको पढ़ने के लिए आरी होट ने क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ किया था 1945 में। इलस्ट्रेशन ऑफ द ये हट्टनियन थ्योरी ऑफ अर्थ है, किसके द्वारा दी गई? जॉन प्लेफेयर। ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे किसके? हट्टन के। देखिए हट्टन के दो शिष्य थे, एक जॉन प्लेफेयर और एक चार्ल्स लायल, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जॉन प्लेफेयर के द्वारा दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये थॉर्नबेरी के द्वारा लिखी गई। द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी ये वुलरिज और गॉर्डन ईस्ट के द्वारा। एंड एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये डी.ए. सिडनी, वुलरिज एंड मॉर्गन के द्वारा दी गई। एस्से लिखा एस्से ऑन स्कोप एंड नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा? वुलरिज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट ये किसके द्वारा? गिलबर्ट के द्वारा दी गई। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल ये पेंग के द्वारा दिया गया। टू साइकिल थ्योरी डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा। इन्वेजन थ्योरी मैलेट के द्वारा। वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन के द्वारा। ये सारी आप एक तरह से रट लीजिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्नर के द्वारा। ये 6 की 6 याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगी, इम्पोर्टेंट है, लिखे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी ही फिजिकल ज्योग्राफी है, आर्थर होम्स ने बोला। जे प्राउडमैन ने क्या बोला? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं डायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स के, वो कहाँ? ओशियन वाटर और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़े जाते हैं। हेरोडोटस ने क्या है? डिपोजिशनल फीचर जो रिवर के माउथ पर बनता है उसे डेल्टा बोला। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये हम थॉट में भी बताएंगे, ज्योग्राफिकल थॉट में भी। हेरोडोटस ने इजिप्ट को क्या है? नील का गिफ्ट बोला, ठीक है, वरदान बोला एक तरह से, ये हेरोडोटस के द्वारा ही बोला गया। अरिस्टोटल ने लाइमस्टोन के द्वारा जो फीचर्स डेवलप होते हैं उनको डिस्क्राइब किया, और अरिस्टोटल ने ही स्प्रिंग और स्ट्रीम की ओरिजिन की बात की। स्ट्रैबो ने जो डेल्टा है उसका साइज क्या है? वेरी करता है, किस पर? जो रॉक्स हैं उसके नेचर पर। सॉफ्ट रॉक होंगे अलग प्रकार का डेल्टा बनेगा, हार्ड रॉक होंगे अलग प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली? स्ट्रैबो ने। ग्लेशियल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ ज्योग्राफर हैं, लुइस अगासिस, जीन डी कार्पेंटियर, जॉन प्लेफेयर, वैन एस्मार, ये ग्लेशियल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। द ग्रेट आइस एज बुक ये लिखी गई जेम्स गीके के द्वारा 1894 में। 4 ग्लेशियल पीरियड ये पेंको और ब्रूकनर ने बताए। गुंज मिंडाल रेसवूम, गुंज मिंडाल रेसवूम, चारों याद रख लेना है, ठीक है। मैरीन जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सर एंड्रयू रामसे का नाम आता है, क्वेश्चन आए तो बता देना है। इओलियन जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जे वोल्थर और पसाज का नाम आता है। सब एरियल डेनुडेशन पोवेल, गिलबर्ट, डट्टन, डेविस, ये सारे नाम आते। बेस लेवल टर्म जे.डब्ल्यू. पोवेल ने दिया, ठीक है। एंड जो डायनेमिक ये मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन की बात भी जे.डब्ल्यू. पावेल ने ही की थी। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया था हमने गिलबर्ट ने, इसके साथ जे.टी. हैक और चोरले बोल सकते हो, कुछ भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, वैसे चोरले हम यहाँ पर बोल रहे हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी में गिलबर्ट के अलावा जे.टी. हैक और चोरले का नाम भी आता है। जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड मॉडल ये सुम के द्वारा दिया गया। टेक्टोनिक जियोमॉर्फिक मॉडल एम मोरिसावा के द्वारा। एपिसोडिक इरोजन मॉडल ऐसे सुम के द्वारा। जनरल सिस्टम थ्योरी ये वॉन बर्टन हेल्फी के द्वारा 1950। डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजनल ओशिनोग्राफी मार्शिगली के द्वारा। एडवर्ड फोर्ब्स मैरीन बायोलॉजिस्ट हैं, नाम याद रखना है। वेविले थॉमसन, इन्होंने क्या है? वॉयेजेस ऑफ द चैलेंजर द अटलांटिक इन 1877 ये बुक लिखी। वेविले थॉमसन इन्होंने वर्ल्ड मैप प्रेजेंट किया जिसमें पैलेजिक डिपॉजिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। मॉडर्न ओशिनोग्राफी में जॉन मर्रे का नाम आता है। स्टडी ऑफ फ्लोरिडा रीफ लुइस अगासिस, लुइस अगासिस के एक बेटे थे अलेक्जेंडर अगासिस, ठीक है, नाम याद रखना, इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर अगासिस ने ब्लैक एक्सपीडिशन और एल्बर्ट्रोस एक्सपीडिशन की बात की। अलेक्जेंडर अगासिस ने ही
अटोल्स और बैरियर रीफ्स का निर्माण कैसे बताया? बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस से बताया था। नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस भारत में अगर बात करें कहाँ है? देहरादून में। और डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट गोवा में है। ठीक है। एम बेट्स ने 3 लेवल ऑफ क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, 3 लेवल के क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट बताए जिससे ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट होता है। वो माइक्रो क्लाइमेट, इकोलॉजिकल क्लाइमेट और जियोग्राफिकल क्लाइमेट बताया। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 3 नाम ये और एक कोई और दे दे, पूछे इनमें से कौन सा नहीं है। एवरेज थिकनेस है बायोस्फीयर की 30 किलोमीटर। ग्राउंड वाटर जो पोर में पाया जाता है, फाउंड इन पोर स्पेसिस ऑफ रेगोलिथ, उसको एक्टिफर्स बोलते हैं। जेम्स हटन स्कॉटिश थे, ये हम बता चुके। इकोलॉजी टर्म अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई। ईथोलॉजी पूछ लिया जाता है इसोडोर जोफ्रे सेंट हिलेरे के द्वारा। एंड हेक्सिकोलॉजी माइवार्ट के द्वारा। हेक्सिकोलॉजी ध्यान रखना पूछा जाता है माइवार्ट के द्वारा। प्लांट ज्योग्राफी होना फिजियोलॉजिकल बेसिस, ये AWF सिम्पर ने बताया। डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू नेचुरल रीजन, ये हर्बर्टसन के द्वारा दिया गया। और इकोलॉजिकल स्कूल 2 तरह के स्कूल, अमेरिकन और ब्रिटिश। ब्रिटिश में इंपॉर्टेंट नाम है अर्नेस्ट हैकल का और अमेरिकन में F.E. क्लीमेंट्स का नाम आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन एंड क्लाइमेट स्टेज, F.E. क्लीमेंट्स एंड हेनरी कोल्स का नाम आता है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन बुक, ये R.F. दसमान के द्वारा लिखी गई। एंड हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी R.E. हॉटन के द्वारा दी गई। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एक सन आता है, ठीक है, सेंटर में कौन है? सन है। ये कौन सी थ्योरी थी? हमने बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया था कि अर्थ सेंटर में होती है, जो कि एक तरह से गलत है। ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? कोपरनिकस ने दी। और जियोसेंट्रिक टॉलमी ने। ये सारी बातें आप याद रखना, भूलना मत, रिवीजन करते रहना है। ठीक है। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब आते हैं। ठीक है जी। अगर TTS बोडे रूल की बात करें, मान लीजिए ये सन है, सन से अगर मरकरी की दूरी समझाने के पर्पज से बता रहे हैं 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो वीनस की कितनी होगी? 4 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 4 किलोमीटर। इसके बाद वीनस के बाद फिर आता है अर्थ, अर्थ की कितनी होगी? 8 किलोमीटर। ठीक है। तो TTS बोडे रूल में ये बोला जाता है कि सन से जो प्लैनेट है उसकी दूरी फिर डबल होती चली जाएगी। ये क्या है? TTS बोडे रूल है। प्लेटो की खोज, ये प्लूटो ग्रह है, इसकी खोज 1930 में क्लाइड टोम्बो के द्वारा की गई थी। 2006 में प्लूटो को, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट में ऐड कर दिया था 2006 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। अब इसका नाम 134340 प्लूटो है, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है एरिस के बाद। देखिए इस पर डिबेट है। अब डिबेट इसलिए है, कुछ बुक्स में प्लूटो बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है और कुछ में एरिस को दिया जाता है। तो अब इसमें डिबेट कंटिन्यू है। अब बाकी आप देखना ऑप्शन में क्या आता है। अगर ये आ जाए प्लूटो तो इसको लगा देना है, और एरिस आ जाए तो इसको लगा देना है। तो अब देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अलग अलग बुक में अलग अलग हैं। यहाँ जो NCERT की बुक है उसमें अलग देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप इस तरह से देख लेना, इन दोनों को ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करना। सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है, बताया था जैसा कि हमने 285 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है। सोलर सिस्टम हमने बताया था, मिल्की वे बताई थी। ठीक है। मिल्की वे किसका पार्ट है? मंदाकिनी गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। अब मान लीजिए ये मंदाकिनी गैलेक्सी है, इसका एक पार्ट है मिल्की वे। मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम है। ठीक है। सोलर सिस्टम में सन है, बाकी प्लैनेट वगैरह हैं, तो ये ध्यान रखना। कुछ थ्योरीज हैं अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड। आप देखिए सीधी सी बात है, जो थ्योरी हमने सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड पढ़ी थी, तो अर्थ भी तो सोलर सिस्टम का पार्ट है। वही थ्योरी अप्लाई होंगी किस पर? ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर। इसमें मोनेस्टिक थ्योरी भी आती है, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी, और बाइनरी स्टार। मोनेस्टिक जो एक ही बॉडी से बना है,
डुअलिस्टिक जो दो बॉडीज से बना है, और बाइनरी जो दो बॉडी से ज़्यादा से बना है। ठीक है, पहली थ्योरी हालांकि हमने कराई, एक बार और करा देते। गैसियस हाइपोथेसिस कांट के द्वारा दी गई 1755 में। कांट एक जर्मन फिलोसफर हैं। द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ये क्या है, कांट की बुक का नाम है। मोनेस्टिक थ्योरी है, ये ध्यान रखना है। सेकंड है नेबुलर हाइपोथेसिस, ये लाप्लास के द्वारा दी गई, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है, 1796 में दी, ये भी मोनेस्टिक थ्योरी है। इनकी बुक का नाम भी याद रखना, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, थर्ड है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, किसकी, चैम्बरलिन की। किसकी है भैया, चैम्बरलिन की, 1905। ये एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, डुअलिस्टिक थ्योरी है। प्रपाउंड किसके द्वारा की गई, चैम्बरलिन के और मोल्टन के द्वारा, दोनों यूएसए के हैं। ठीक है, इन्होंने एक तरह से रिवाइवल किया जो कोलिजन हाइपोथेसिस थी बफन की, उसको इन्होंने क्या है, रिवाइव किया था। बफन भी फ्रेंच के हैं, ये ध्यान रखना है। कब कहाँ से क्वेश्चन कैसा आ जाए, सारी तैयारी अपनी रखनी है। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस, ये जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई 1919 में, और मॉडिफाइड की गई जेफरी के द्वारा 1929 में। जेम्स जीन्स ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। जेम्स जीन्स ने क्या है, एक सिगार शेप्ड मैटर है, इसको फिलामेंट बताया। अगर आपको डिटेल में थ्योरीज पढ़नी है तो सबसे पहली प्लेलिस्ट हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की है, वहाँ आपको डिटेल में सारी चीज़ें अगर डिटेल में देखना है तो वहाँ देख सकते हैं। ये एक तरह से हम क्रैश कोर्स टाइप, रिवीजन टाइप करा रहे हैं। ठीक है, मॉडिफाइड ये थ्योरी किसने की, 1929 में, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, 3 स्टार लिए इन्होंने, और कोलिजन हाइपोथेसिस है। ठीक है, ध्यान रखना है, नाम सारे याद रखना, कहाँ के रहने वाले हैं ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, रसेल के द्वारा 1937 में। रसेल अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी। नेक्स्ट है सुपरनोवा हाइपोथेसिस, फ्रेड होयले के द्वारा 1946 में। होयले यूके यूनाइटेड किंगडम के, और बुक इनकी ये एस्से है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ द यूनिवर्स फ्रेड होयले। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ओटो स्मिड रशियन है 1943 में। एंड बिग बैंग थ्योरी हमने बताई, जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के प्रीस्ट हैं, 1972 में ये क्या एक्सेप्ट हुई और सिंगुलरिटी पर बेस्ड है। ठीक है जी, ये कुछ थ्योरी थी, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखें हम थ्योरी, रिसेंट थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, बस नाम याद रखना है। एल्फवेन की इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस है। अगर इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस आए तो ओटो स्मिड, और इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस आए तो एल्फवेन की थ्योरी है। रोसगन्स ने रोटेशनल और टाइडल हाइपोथेसिस बताई। रोसगन ने क्या, रोटेशनल और टाइडल हाइपोथेसिस बताई। सेफाइड की हाइपोथेसिस है जो ये सेफिड हाइपोथेसिस है, एसी बनर्जी के द्वारा दी गई। फोसेनकोव्स की ग्लोब्यूल कॉन्सेप्ट है, 1951 में दिया। एंड वोइट्ज़केविच की प्रोटोप्लैनेटरी कॉन्ड्रियूल्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछ लिए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में अगर एडवांस लेवल पेपर का है तो इस तरह की थ्योरी ही आती हैं। जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस, ये EM ड्रोबीसेवेस्की की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। केमिकल कंडेंसेशन सीक्वेंस मॉडल, ये अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखना है। एक बार इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आर्किपेलागो ऑफ स्टीलर आइलैंड, ये क्या है, गैलेक्सीज का सिस्टम है। ठीक है, विच आर रिलेटिवली नियर टू अस, जो हमारे आसपास है, ये ध्यान रखना। कुछ ऐसे फैक्ट, गैलेक्टिक ईयर वो ईयर है जिसमें क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑफ मिल्की वे बाय सन, सन के द्वारा जो मिल्की वे का चक्कर लगाया जाता है 200 मिलियन ईयर में, उसी को गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है। कितना, 200 मिलियन ईयर में जो सूर्य है वो मिल्की वे का चक्कर लगाता है, कितना, 200 मिलियन ईयर में, इसको गैलेक्टिक ईयर बोला जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
एज ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की एज निकाली जाए तो 4.5 बिलियन ईयर मानी जाती है। काफ़ी थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे जो तुक्कों पर मतलब तुक्का लगाया बताया ऐसे ही, जैसे मान लीजिए मैं तुक्का लगा दूं कि, या आप तुक्का लगा दो कि ये हो सकता था वो हो सकता है, ठीक है। ये क्या गैस वर्क है एक तरह से, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं की गई। इसके बाद आती हैं कुछ थ्योरीज अर्थ की एज को लेकर, जिसमें ओशियनिक सैलिनिटी के बेस पर जॉली ने कैलकुलेशन किया, सेडिमेंटेशन के बेस पर भी डिफरेंट कैलकुलेशन हुई, ठीक है। इरोजन के बेस पर, रेट ऑफ इरोजन ऑफ द लैंड एरिया, इसके बेस पर भी थ्योरीज आई, टाइडल फोर्स ऑफ द मून इसके बेस पर भी, और यहाँ पर लॉर्ड कैल्विन ने कॉन्सेप्ट दिया। बस नाम याद रखना है, जॉली किससे रिलेटेड थे, ओशियनिक सैलिनिटी से, एंड लॉर्ड कैल्विन ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ। तो जो लॉर्ड कैल्विन है वो अर्थ की कूलिंग कितने रेट पर हुई उससे रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे आप 32 मीटर डेप्थ में जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। और कैल्विन ब्रिटिश थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आधार पर, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में किसने बताया, पियरे क्यूरी ने। पियरे क्यूरी ने बताया कि जब ये इनका विखंडन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो क्या जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें यूरेनियम थोरियम ये सब आते हैं, ठीक। किसने, रॉबर्ट ये पियरे क्यूरी ने 1903 में। और जो थ्योरी थी ये रदरफोर्ड के द्वारा दी गई, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन 1904। दोनों नाम इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होने से हीट जनरेट होती है, ये किसने बताया, पियरे क्यूरी ने। और कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रदरफोर्ड 1904, ठीक है। जॉली ने ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये याद रखना। रसल ने ऑन द बेसिस ऑफ यूरेनियम लेड थोरियम लेड, ठीक है, इसके बेसिस पर। और फेंटर्ली सन पैराडॉक्स, ये कार्ल सुगान और जॉर्ज मूलन ने 1972 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट यूनिट चैप्टर देखते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसको क्या है, जियोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम बदल बदल कर पूछे जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट टाइम डिवीज़न की बात करें तो इयोन होता है, क्या होता है, इयोन, ये पूछा गया पीजीटी में बहुत बार, DSSS में भी पूछा गया है, ठीक है। कोई सा भी पीजीटी हो वहाँ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। जियोलॉजिकल क्लॉक की अगर बात की जाए, इसको सजेस्ट किया फ्रैंक प्रेस और रेमंड सीवर ने, दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या, फ्रैंक प्रेस और रेमंड सीवर ने 1974 में जियोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताया, या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में। इसको देख लेते हैं, ठीक है, नीचे से देखते हैं यहाँ से। अब देखिए पहले ये देख लेते हैं, इसको इयोन बोलते हैं, ये एरा है, फिर पीरियड है, इनको क्रम में भी पूछ लिया जाता है, एपोस है, मेजर इवेंट्स है। अब इन चारों को ऐसे दे देंगे कि बताइए कौन इनमें से बड़ा है, तो सबसे बड़ा इयोन होगा, ठीक है, फिर एरा होगा, फिर पीरियड होगा, फिर एपोस होगा, ठीक है। तो इस तरह से लगाने को आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक। तो इयोन में 4 इयोन हैं, कौन कौन से, हेडियन, आर्चियन, ये प्रोटेरोजोइक और ये फेनेरोजोइक है, ये फेनेरोजोइक है। तो ये सबसे बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। एरा की अगर बात करें, एरा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए चारों एरा याद रखना, पैलियोजोइक, फिर उसके बाद आता है मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक और नियोजोइक, ये भी क्रम में लगाने को आ सकते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान रखना, पैलाजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। ऐसे ही फिर पीरियड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ये चारों ध्यान में रखना। एपोज में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए शुरू होता है ये बिफोर प्री कैम्ब्रियन से, बिफोर प्री कैम्ब्रियन, फिर प्री कैम्ब्रियन, इनको याद तो आपको करना पड़ेगा, क्रम पूछ लिया जाएगा, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, यहाँ तक रुक जाओ, ठीक है। एक पोज लो, फिर उसके बाद फिर
चालू करो अपनी गाड़ी। ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस, फिर रुक जाओ, ठीक है। फिर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ठीक है। और प्रेजेंट की बात करें तो प्लिस्टोसीन में जैसे आइजेज देखने को मिला, और जो अभी रिसेंट में है वो होलोसीन है। ये ध्यान रखना है। किस में क्या क्या हुआ ये ध्यान रखते चलना। बिफोर प्री कैम्ब्रियन में यूनिवर्स और सन बने, प्री कैम्ब्रियन में रिवर सीज बने, आउटर क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ चेंज हुई गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। फिर कैम्ब्रियन में सी प्लांट्स बने, यहाँ पर नो लैंड एनिमल मीन्स जो ज़मीन पर जीव हैं वो अभी तक उपजे नहीं थे, सी प्लांट्स थे। ओर्डोविशियन में माउंटेन बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी, जो पुराने माउंटेन थे, ठीक है, उस पीरियड के। सिलूरियन में अब लैंड पर भी प्लांट आ गए, वर्टिब्रेट्स आ गए। डिवोनियन में फिश, एम्फीबियंस आ गए। कार्बोनिफेरस में कोल फॉर्मेशन हुआ और रेप्टाइल्स। परमियन में इनलैंड लेक फॉर्म्ड हुई, किसकी वजह से? फोल्टिंग की वजह से। ट्रायसिक में मैमल्स इवोल्व हुए, ठीक है। जुरेसिक में फ्लावरिंग प्लांट्स जो जिन पर फूल लगते हैं। क्रीटेशियस में टर्शियरी और अल्पाइन माउंटेन का यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इयोसीन में हिमालय बना, ठीक है। ओलिगोसीन में क्रैब, स्नेल्स, मसल्स, ये सब जीव यहाँ पर जन्मे। मायोसीन में ओशियन जो एरिया है, ओशियनिक एरिया डिक्रीज हुआ, लैंड एरिया इंक्रीज हुआ। प्लायोसीन में कॉन्टिनेंट और ओशियन जो अब प्रेजेंट फॉर्म में वो बने। प्लिस्टोसीन में आइस एज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिली, और होलोसीन ये प्रेजेंट लाइफ है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसको ध्यान से एक बार रीड कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब सोर्सेज क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में सोर्सेज कौन कौन से? आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, एविडेंस फ्रॉम थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरी। नेचुरल सोर्सेज हैं, एक एक कर कर आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज देखते हैं। आर्टिफिशियल में डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल में डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। डेंसिटी की बात करें कैवेंडिश के अनुसार जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए डेंसिटी की अगर यूनिट की बात की जाए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना है, आगे भी काम आएगी जब हम ओशियनोग्राफी पढ़ाएंगे। पॉइंटिंग के अनुसार इन्होंने एवरेज डेंसिटी 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताई। देखिए कैवेंडिश ने 5.48 और पॉइंटिंग ने 5.49। अगर एवरेज डेंसिटी देखें अर्थ की 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये सैटेलाइट स्टडी की हेल्प से बताई गई है। और जो डेंसिटी है अर्थ की वो कोर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 11 के आसपास है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, ठीक। फिर आता है प्रेशर। हाई प्रेशर ऑफ द कोर, कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ आयरन और निकिल। देखिए जो कोर है अर्थ का वो आयरन और निकिल से बना है, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहाँ होगा? नियर टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। और अर्थ के इंटीरियर में हीट किसकी वजह से है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी इनटू थर्मल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लिया जाता है, ये तो आप सबको पता होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी इनटू थर्मल एनर्जी। ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि अर्थ के हीट के सोर्सेज क्या क्या हैं। थ्योरीज हमने पहले ही करा दी हैं। एक कोई नाम है ये जियोप्ट्रीज एंड रिटर, इन्होंने क्या बोला? अर्थ क्या है? गैसिस स्टेट में, जो कि टोटली रॉन्ग है। बस नाम याद रखने के लिए पूछ लिया जाए तो बता सकते हो आप। जियोप्ट्रीज एंड रिटर इन्होंने गैस में बताई थी। वहीं अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, तो वुल्केनिसिटी। नेचुरल में वुल्केनिसिटी, वोल्केनिक इरप्शन होता है। अब जब वोल्केनो इरप्शन होगा, मैग्मा आएगा बाहर, ठीक है, ये मैग्मा निकला बाहर आकर फिर ये लावा बन जाता है, ठीक है। अब ये लिक्विड स्टेट में, किस में? लिक्विड में है और गैस में भी। अब सीधी सी बात है भैया, तो एक कोई सा भी पार्ट जो अर्थ के इंटीरियर में है वो लिक्विड फॉर्म में ज़रूर होगा। एटलीस्ट वन लेयर इज़ इन लिक्विड स्टेट।
फिर बात आती है सिस्मोलॉजी की। ये ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की। ठीक है। सिस्मोग्राफ ये सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। फोकस, अब देखिए जहाँ से अर्थक्वेक ऑकर हुआ उसको फोकस बोलते हैं, और जहाँ पहली बार टकराता है ये फोकस है। ठीक है। फोकस को क्या हाइपो सेंटर भी बोला जाता है, और जहाँ पहली बार टकराता है एपी सेंटर, एपी सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। जहाँ पहली बार टकराती है वेव उसको एपी सेंटर बोलते हैं। प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक फोकस एंड प्लेस विच एक्सपीरियंस द सिस्मिक इवेंट फर्स्ट इज कॉल्ड एपी सेंटर। सिस्मिक वेव 3 तरह की होती है, पी वेव, एस वेव और सरफेस या एल वेव। एल वेव यानी लव वेव्स। पी वेव्स इनको लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं। ये एनालॉगस होती है साउंड वेव की तरह, जैसे साउंड वेव होती है ना इस तरह से चलती है पार्टिकल्स की डायरेक्शन में। ठीक है। और जो एस वेव है ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव या डिस्टोर्शनल वेव बोलते हैं। ये वाटर रिपल्स की एनालॉगस होती है लाइट वेव की तरफ। ये इस तरह से मूव करती है पार्टिकल्स ऐसे, और ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन में वेव मूव करती है। दोनों में अंतर समझना। पी वेव साउंड वेव के एनालॉगस और एस वेव वाटर रिपल या लाइट वेव के एनालॉगस होती है। कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मीडियम, इंपॉर्टेंट है। एस वेव लिक्विड मीडियम में पास नहीं करती है। जो एल वेव लव वेव्स हैं इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव भी बोला जाता है और लव वेव बोला जाता है। ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती हैं। सभी सिस्मिक वेव में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करती है, एल वेव वायलेंट होती है और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें यह मिला कि अर्थ क्या है, होमोजीनियस मटेरियल से नहीं बनी हुई है। ठीक है। वेरिएशन भी देखने को मिलेगा डेंसिटी में अर्थ के इंटीरियर में। समझ आया जी। ठीक है। तो अब देख लेते वेव्स के बारे में। एस वेव ये लिक्विड मीडियम में नहीं पास होती, तो एस वेव यहाँ पर 105 डिग्री तक ये ट्रैवल करती हैं। तो अगर शैडो जोन की बात है, एस का शैडो जोन 105 डिग्री से 105 तक ही है। ठीक है। 105 के बाद ये क्या है, शैडो जोन है। ठीक है। एस शैडो जोन 105 से 105, लेकिन पी शैडो जोन 105 से 145 है। ठीक है। इस तरह से यहाँ बना देते हैं। ये 105 है जैसे, अब लिक्विड मीडियम में पास करती है, थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाती है, ये 145 है। तो ये जो जोन है ये पी शैडो जोन है 105 से 145, एस 105 से 105। ओल्ड हम डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द ईयर 1909 में। इन्होंने क्या बोला, एस वेव डिसअपियर एट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 120 फ्रॉम एपिसेंटर एंड पी वेव आर वीकेंड। पी वेव क्या है, वीक हो जाती हैं और ये डिसअपियर हो जाती हैं। ये बात ओल्ड हमने बताई थी, लेकिन इन्होंने 104 डिग्री बोला है, तो आप 105 याद रखना अगर आपको शैडो जोन पूछ लिया जाए। एस वेव टोटली एब्सेंट होती हैं इन द कोर ऑफ अर्थ। तो कोर किस में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है। पूरा कोर नहीं, जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ये ध्यान रखना। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी सिस्मिक वेव को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 सेट में, 3 सेट ऑफ वेव्स। पी और एस वेव जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है इसकी लोअर लेयर में पाया जाता है, तो ध्यान रखना। एस ये पी जी और एस जी वेव का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो सेट है पी जी और एस जी वेव का, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है, जेफरे के द्वारा डिस्कवर की गई, अपर पार्ट में मिलेगी अर्थ के, और इसमें ग्रेनाइट रॉक से कंपोज होती है। पी स्टार और एस स्टार वेव्स, ये इनकी मीडियम वेलोसिटी, ये स्टार है, मीडियम वेलोसिटी या कोनोड के द्वारा आइडेंटिफाई की गई बसाल्टिक रॉक होते। ध्यान रखना, पी जी एस जी में मिनिमम वेलोसिटी है, अपर पार्ट में तो ग्रेनाइट रॉक, और ये क्या है मीडियम में है तो बसाल्टिक रॉक इंटरमीडिएट लेयर होती है, ध्यान रखना है। स्वेस के अकॉर्डिंग 3 लेयर हैं अर्थ की, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एंड सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, नीफे मीन्स निकल एंड फेरियम, फेरियम मीन्स आयरन। ये तीनों ध्यान रखना है। डेली ने 3 लेयर बताई, डेली ने 3 लेयर, जेफरी ने 4 लेयर, होम्स ने 2 लेयर, 2 कौन कौन सी, क्रस्ट और सब स्ट्रेटम, और वैंडर ग्रेस्ट ने 4 लेयर बताई। ऐसे भी पूछ लिया जाता है, डेली 3, जेफरी 4, होम्स 2 एंड ग्रेस्ट 4 लेयर। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर की अगर बात करें, थिकनेस इसकी 0 से 100 किलोमीटर है,
पायरोस्फीयर की 100 से 2780, ये इम्पोर्टेंट है, भूलना मत इनको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लिथोस्फीयर 0 से 100 किलोमीटर, पायरोस्फीयर 100 से 2780 एंड बैरीस्फीयर 2800 से कोर तक बैरीस्फीयर देखने को मिलता है। वहीं बात करें क्रस्ट मेंटल कोर की, तो ऊपर का पार्ट क्रस्ट है, सॉलिड पार्ट है, इसका नेचर कैसा है, ब्रिटल है। एवरेज इसकी डेंसिटी देखिए, अपर क्रस्ट की 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लोअर की 3 है। यहाँ लिख देते हैं अपर क्रस्ट की 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन लोअर क्रस्ट की 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल की बात करें, अपर पोर्शन है ये एस्थेनो, देखिए मेंटल क्रस्ट के जस्ट बाद देखने को मिलता है, अभी यहाँ पर बताएंगे डायग्राम में भी। मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, इसमें ही मैग्मा, ये मेन सोर्स है मैग्मा का, डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर की बात करें तो आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आउटर कोर लिक्विड में, इनर कोर सॉलिड में, डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है, कोनोरैड करती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनोरैड, ठीक है। अपर क्रस्ट 30-45 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, ठीक है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को मोहरोविकिक ये डिवाइड करता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को रैपिटी एंड लोअर मेंटल आउटर कोर को गुटेनबर्ग एंड आउटर कोर इनर कोर को लेमन डिवाइड करता है। ये ध्यान रखना, ट्रिक CMRGL, ठीक है, CMRGL ये ट्रिक याद रखने लेना है, ठीक है। CMRGL ये डिवाइड करते हैं। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म है। किसने बताया था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? सैलिसबरी ने, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सैलिसबरी नाम याद रखना है। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए 29.2% है एंड ओशियन की बात की जाए 70.8% है। थ्योरीज की अगर बात की जाए, थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, तो पहली थ्योरी आती है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। किसके द्वारा दी गई? लोथियन ग्रीन के, कब? 1875 में। इन्होंने क्या है, अर्थ को टेट्राहेड्रॉन की तरह बताया था, ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रॉन होता है उसकी तरह बताया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से, और फिर इन्होंने क्या, इस पार्ट को ओशियन बताया, ठीक है, इनको फिर क्या है यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स बताया, ठीक, इस तरह से। तो टेट्राहेड्रल थ्योरी नाम याद रखना है, लोथियन ग्रीन 1875। नेक्स्ट थ्योरी एक पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल हाइपोथेसिस है, ब्यूमोंट की है। किसकी? ब्यूमोंट की है, नाम याद रखना, डोडेकाहेड्रल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये ब्यूमोंट की है। फिर इसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, किसकी? टेलर की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टेलर के द्वारा दी गई। टेलर एक अमेरिकन, FB टेलर अमेरिकन जोग्राफर हैं, एक ग्रिफ्ट टेलर हैं, वो अलग हैं, ठीक है। 1908 में उन्होंने ये थ्योरी दी, पब्लिश हुई 1910 में। इन्होंने क्या है, सोल्व करने की कोशिश की, किसको? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टेलर ने कौन से पीरियड की बात की थी? टर्शियरी पीरियड की बात की थी। और मेन फोर्स क्या बताया इन्होंने? टाइडल फोर्स ऑफ द मून बताया, ठीक है, क्लियर। अब एक नोट है, इनसे पहले अगर ड्रिफ्टिंग की बात किसने की? एंटोनियो स्नाइडर ने की थी। इन्होंने क्या, ड्रिफ्ट के बारे में 1858 में ही बता दिया था, ठीक है, फ्रांस में। इसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आती है, किसकी? वैगनर की, ठीक है। वैगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं, थे, ठीक है। 1912 में इन्होंने थ्योरी दी, ध्यान रखना। 1908 में किसकी? FB टेलर की। 1910 में पब्लिश हुई। 1912 में किसकी? वैगनर की थ्योरी आती है। इन्होंने क्या बताया? एक लैंड मास है, ठीक है, दो पार्ट में। एक देखिए बीच पहले पेंजिया था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। पेंजिया दो पार्ट में टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड।
इन्होंने कार्बोनिफेरस एज की बात की। अब ध्यान रखना, जो एफ.बी. टेलर है उन्होंने टर्शियरी पीरियड, और जो वैगनर है उन्होंने कार्बोनिफेरस एज की बात की है। ध्यान रखना है, दोनों में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी, जियोलॉजिकल एविडेंस दिए उन्होंने। जिग्सा फिट के बारे में बताया। जिग्सा फिट मतलब जैसे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका है, तो उन्होंने बताया अगर इनको जोड़ें तो ये फिट बैठ जाएगा साउथ अमेरिका से अफ्रीका, ठीक है। ऐसे ही इंडिया अफ्रीका से फिट बैठ जाएगा, जो ये वाला पार्ट है इधर इंडिया चिपका हुआ था, फिर टूटकर इंडिया आज यहाँ पर है, प्रेजेंट इंडिया, ठीक है। तो जिग्सा फिट। बोथ कोस्ट ऑफ अटलांटिक आर आइडेंटिकल, अटलांटिक की दोनों कोस्ट को क्या है, समान बताया। डू टॉइट व्यू, ठीक है, जिग्सा फिट, डू टॉइट व्यू, ठीक है, अटलांटिक से रिलेटेड। फोजिल और वेजिटेशन के बारे में बताया कि फोजिल अगर अमेरिका के देखें, साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के सेम मिलेंगे, वेजिटेशन भी फोजिल भी। कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन की बात की, लेमिंग्स की बात की कि लेमिंग्स किधर को चलते थे, ठीक है। और ग्लोसोप्टिस टेरिस फ्लोरा, ठीक है, इसके बारे में भी इन्होंने एविडेंस में बताया था, ठीक है। ये एविडेंस याद रखना। वैगनर की थ्योरी याद रखना, टेलर की थ्योरी, सन याद रखना, ईयर कौन कौन से हैं। लोथियन ग्रीन की थ्योरी, ईयर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक किस पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये किसके द्वारा, हैरी हैस के द्वारा दी गई, हैरी हैस। अगर प्लेट टर्म का पूछा जाए किसने दी, ये टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में, टूजो विल्सन 1965। मैकेंजी और पार्कर ने भी प्लेट टेक्टोनिक में काम किया, बेस्ड ऑन यूलर जियोमेट्रिकल थ्योरम इन 1967। मॉर्गन और ली पिसोन ने भी काम किया है 1968। तो अगर आए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन है, टूजो विल्सन, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन एंड ली पिसोन, ठीक है, ये नाम है। प्लेट मार्जिन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है कंस्ट्रक्टिव में, जिसमें चीज़ें बनती है। जब प्लेट, दो प्लेट हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, जब ये दूर दूर जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम होगा। जैसे मिड अटलांटिक रीज है, ठीक है, वो दूर दूर जा रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव काम होगा। अब जब पास पास आ रही हैं प्लेटें, ठीक है, प्लेटें पास पास आ रही हैं, एक प्लेट क्या है नीचे को चली जाएगी, ठीक है, सबडक्ट हो जाएगी ये प्लेट, तो ये क्या है, डेस्ट्रक्टिव। यहाँ पर ये बैनी ऑफ जोन में जाकर, तो यहाँ पर ये क्या है, डेस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, ये ध्यान रखना। सीयर, जब दोनों प्लेट क्या हैं, पैरेलल होंगी, दोनों प्लेट पैरेलल होंगी, ठीक है, इसको सीयर या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। हैरी हैज पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, 1960 में इन्होंने इसके बारे में बताया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की जाए, हैरी हैस ने 1960 में दी, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, हैरी हैस 1960। WG वाइन और मैथ्यूज ने मैग्नेटिक सर्वे पर बात की, मैग्नेटिक सर्वे ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्ल्सबर्ग रीज, इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी अब डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे सॉरी। WG वाइन और मैथ्यूज, ध्यान रखना, मैग्नेटिक सर्वे किसका, कार्ल्सबर्ग रीज। कार्ल्सबर्ग रीज कहाँ है, इंडियन ओशियन में है, 1963 में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। एंड कंप्यूटेड द मैग्नेटिक प्रोफाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मैग्नेटिज्म। सिंपली याद रखना, वाइन एंड मैथ्यूज ने कार्ल्सबर्ग रीज पर काम किया और मैग्नेटिक सर्वे किया, ये ध्यान रखना। कुछ और नाम जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड है, डाइज्ड, कॉक्स, डियोल, डेलरिम्पाल एंड ऑपडाइक और हैरिड जिलर, ठीक है, ये नाम याद रखना, ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। जो मेडिटेरेनियन सी है वो रेसिडुअल है किसका, टेथिस सी का। जो टेथिस सी है, जैसा हमने बताया, देखिए पहले क्या था, एक पेंजिया था यहाँ पर, ठीक है, एक बड़ी बॉडी थी, इसको पेंजिया बोला, साइड में पानी था, ठीक है, साइड में पानी था, पेंजिया टूटा, दो पार्ट में टूटा,
ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, बीच में पानी भर गया, ठीक है। ये टैथिस सी क्या है, टैथिस सी। अब ये टैथिस सी का रिमेनिंग पार्ट मेडिटेरेनियन सी है, ध्यान रखना, रेसिडुअल पार्ट। रेड सी हैज़ स्टार्टेड टू ओपन, मीन्स रेड सी एक्सपेंड करना शुरू किया। वैलेंटाइन एंड मूर्स, नाम याद रखना, वैलेंटाइन एंड मूर्स एंड हल्लम, इन्होंने क्या किया, हैव अटेम्प्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इन्होंने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, वैलेंटाइन, मूर्स और हल्लम ने। डैन मैकेंजी एंड स्केलेटर, नाम याद रखना है, डैन मैकेंजी, जॉन स्केलेटर हैव प्रेजेंटेड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशियन, इन्होंने किस पर काम करा, इंडियन ओशियन के इवोल्यूशन पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक एनोमलीज, नाम याद रखना है, मैकेंजी और स्केलेटर, इन्होंने इंडियन ओशियन के इवोल्यूशन पर काम किया, ठीक है। किस आधार पर, मैग्नेटिक एनोमलीज। द सर्वेड मैग्नेटिक एनोमलीज इन रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वाले एरिया पर किसने काम किया, A.W. गेडलर ने। ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाएंगे, सीधा फैक्ट पूछ लिए जाएंगे। गेडलर ने कहाँ काम किया, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन पर। मैकेंजी और स्केलेटर ने इंडियन ओशियन पर। वैलेंटाइन एंड मूर्स और हल्लम, इन्होंने कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताने की कोशिश की, ठीक है। वाइन, अगर F.J. वाइन की बात करें, इन्होंने कैलकुलेटेड द रेट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ रेड सी, इन्होंने किसकी बात की, जो रेड सी स्प्रेड कर रहा है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। एलन और मोरेली ने, इसने भी स्प्रेडिंग रेट जो रेड सी का है उस पर काम किया, ठीक है। वाइन ने थोड़ा पहले किया था 1966 में, एलन और मोरेली ने 1969 में। फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, ये सीधा पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड है, ये वैगनर ने बोला था, फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स अल्फ्रेड वैगनर ने ये बोला था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट वन लाइनर है, ये देख लेते हैं। हाउ मैनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशंस, अब देखिए, अगर आपको अर्थक्वेक का पता लगाना है कि अर्थक्वेक जो सिस्मिक स्टेशन है, कितने एपिसेंटर निकालने के लिए कितने सिस्मिक स्टेशंस की ज़रूरत होती है, 3, ठीक है। कितने? 3। हाउ मैनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशंस डेटा इज रिक्वायर्ड टू मैप द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, कितने? 3 याद रखना है। इस तरह से निकालते हैं, इनका सेंटर निकाल के फिर बताया जाता है, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं। ये किसने बोला, हु स्टेटेड दैट वैली साइड स्लोप गिव अ क्लू टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ये किसके द्वारा बोला गया, पेंक के द्वारा। स्लो रेट ऑफ मूवमेंट किसका है, आर्कटिक रीज का है, इंपॉर्टेंट है। और फास्ट किसका, ईस्ट पैसिफिक राइज का है, ठीक है। स्लो मूवमेंट अगर प्लेटों में देखा जाए आर्कटिक रीज, और फास्ट है ईस्ट पैसिफिक राइज का। J.A. स्टीयर्स की बुक है अनस्टेबल अर्थ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। J.A. स्टीयर्स की बुक है अनस्टेबल अर्थ, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैटरहॉर्न, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। ट्रेवर्टाइन, ये कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, डिपोजिशनल फीचर है। ड्रिप स्टोन की तरह लटका रहता है, जैसे ड्रिप स्टोन है ऐसे ही ट्रेवर्टाइन ऊपर लटका रहता है, कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। एंटिक्विकलुंग का मतलब डेवलपमेंट है, ये शब्द किसने, ये पेंक ने इनके बारे में बताया था, एंटिक्विकलुंग डेवलपमेंट के। ओफस्ती जिंदे, अवस्थी जिंदे, ये सब पेंक से रिलेटेड हैं। डेब्रिस स्लोप स्ट्रोलर के अनुसार, ठीक है, डेब्रिस स्लोप स्ट्रोलर के अनुसार इन्होंने रीपो स्लोप बताया, ठीक है। अगर किसी हेड और डिप को मिलाया जाए तो 90 डिग्री एंगल निकलता है। ये हेड है, ये डिप है, तो इनका एंगल कितना है, इक्वल है 90 के। अगर ऐसे दिया हेड का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस डिप, इस तरह से निकलेगा। अगर डिप का निकालना है तो 90 माइनस हेड, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इनका एंगल निकाल सकते हो, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
अब देखिए सिंस्ट्रल और डेक्स्ट्रल प्लेट क्या होती हैं, मूवमेंट से रिलेटेड है। सिंस्ट्रल और डेक्स्ट्रल प्लेट मूवमेंट। अब देखिए सिंस्ट्रल में क्या होता है सिंपली, और डेक्स्ट्रल में क्या होता है। डेक्स्ट्रल पहले सिंस्ट्रल समझा देते फिर डेक्स्ट्रल। अब ये प्लेट है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जिस प्लेट की बात हो रही है उसके लेफ्ट से जो दूसरी प्लेट जा रही है लेफ्ट से, तो वो क्या होगा, वो सिंस्ट्रल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सिंस्ट्रल। ये प्लेट है, मीन्स ये कोई इंसान है, इस प्लेट को कोई आदमी मान लो, ये है, इसका लेफ्ट क्या है, ये है, इधर से मूव कर रही है, तो ये सिंस्ट्रल होगा, ठीक है। इस प्लेट की बात हो रही है। अब मान लीजिए इस प्लेट की बात हो रही है, इस प्लेट की बात हो रही है। अब इसके जो मूवमेंट इधर हो रहा है, इसकी खोपड़ी उल्टी करनी थी इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके उल्टा हो गया आदमी, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा, तो इसके राइट से निकल रही है, तो ये डेक्स्ट्रल होगा, ठीक है। जिधर मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट भागा भागा जा रहा है, लेफ्ट में होगा सिंस्ट्रल और राइट में होगा डेक्स्ट्रल। जिस प्लेट की बात हो रही है उसका लेफ्ट राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ आया। अब आइसोस्टेसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर वन लाइनर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एरी ने अपनी थ्योरी 1854 में दी। एरी ने क्या बोला, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ। ये एरी ने बोला था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी और लेकिन डेप्थ वेरी करेगी। प्रैट ने इसका उल्टा बोला 1859 में, डेप्थ यूनिफॉर्म होगी लेकिन डेंसिटी वेरिंग होगी। हैफर्ड एंड बोवी ने 1923 में वेरिंग वॉल्यूम की बात की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैफर्ड एंड बोवी ने किसकी बात की, वेरिंग वॉल्यूम की, और इन्होंने डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन 100 किलोमीटर बताया। फिर जोली ने 1925 में जोन ऑफ कंपेंसेशन 16 किलोमीटर बताया, ये इंपॉर्टेंट है। हैफर्ड एंड बोवी ने 100 किलोमीटर बोला, जोली ने 16 किलोमीटर बोला। हैकिंसन ने 1933 में थ्योरी दी, इन्होंने एरी और प्रैट की थ्योरी को कंबाइन कर दिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आर्थर होम्स ने भी दिया है, वो 1978 के आसपास है, वो भी ध्यान रख लेना है। तो आइसोस्टेसी से रिलेटेड एरी हैं, प्रैट हैं। डट्टन का नाम भी आता है, डट्टन का नाम भी याद रखना, 1889, ठीक है, 1889। एरी, प्रैट, डट्टन, हैफर्ड एंड बोवी, जोली, ठीक है, हैकिंसन, आर्थर होम्स, ये नाम याद रखने, ईयर याद रखने हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत आपका होगा नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं अर्थ मूवमेंट से रिलेटेड। अपलिफ्टमेंट इन द कोस्टल रीजन। अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है कोस्टल रीजन का, उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंस बोलेंगे। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है कोस्टल रीजन का, उसको सबमर्जेंस बोलेंगे, ध्यान रखना है। अपलिफ्टमेंट हो रहा है कोस्टल रीजन या सी का, उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंस। डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है कोस्टल रीजन का, सबमर्जेंस। मोनोक्लाइनल फोल्ड 90 डिग्री पर बनता है। आइसोक्लाइनल फोल्ड कब बनता है, आइसोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है, जब बोथ आर्म्स पैरेलल हों ईच अदर लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं हो, ये ध्यान रखना है। रिकम्बेंट में दोनों आर्म पैरेलल भी होंगी और हॉरिजॉन्टली भी होंगी, ठीक है। रिफ्ट वैली को ग्रेबन भी बोला जाता है, ये एक जर्मन टर्म है, ये ध्यान रखना। E.C. बुलार्ड ने ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैली बेस्ड ऑन कंप्रेशनल फोर्स, इंपॉर्टेंट है। बुलार्ड ने क्या बोला, जो रिवर वैली हैं, रिफ्ट वैली हैं, वो कंप्रेशनल फोर्स लगती है उनमें, ठीक है, कंप्रेस होती हैं तब बनता है, ठीक है, रिफ्ट वैली। ये किसने, E.C. बुलार्ड ने बोला। एक्सफोलिएशन या ओनियन पीलिंग, ये थर्मल हीटिंग से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, जो परत दर परत हटती है, इस तरह से टेम्परेचर ज़्यादा कम, तो ये जो रॉक की परत है ये ऐसे हटती है ओनियन पीलिंग की तरह, थर्मल हीटिंग की वजह से। लिथोसोल, ये फ्रोस्ट एक्शन से, लिथोसोल फ्रोस्ट एक्शन से। हाइड्रेशन, इसमें क्या है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है रॉक के द्वारा और फूल जाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, फूल जाता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस में जो पानी है इसके मॉलिक्यूल टूटते हैं H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक है। डिप किसको बोलते हैं,
डिप जब वर्टिकली हो मूवमेंट, और स्ट्राइक जब हॉरिजॉन्टली हो। बस इतना याद रखना है। द एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, क्लाइनोमीटर की हेल्प से जो एंगल है डिप का वो मेज़र किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी। वहीं अब रॉक की बात करें, अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा कौन सा रॉक मिलता है? अर्थ सरफेस की बात हो रही है। अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक मिलता है 75% अर्थ सरफेस पर। जैसे अर्थ सरफेस है ऊपर, ठीक है, कौन सा सेडिमेंट। अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए, अर्थ क्रस्ट तो भैया 35-40 किलोमीटर तक है, ठीक है, तो उस पर इग्नियस रॉक सबसे ज़्यादा मिलता है। शब्दों का ध्यान रखना क्वेश्चन में, अर्थ सरफेस पूछा जाए सेडिमेंट्री रॉक, अर्थ क्रस्ट पूछा जाए इग्नियस रॉक। सिलिकेट मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फेरो मैग्नीशियम। एसिडिक लावा में सिलिका ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। फैकोलिथ एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को मिला दें तो वो फैकोलिथ बोला जाता है। आर्गिलेसियस रॉक, ये क्या है? वाटर एरिया में बनते हैं। लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, इससे मार्बल मेटामॉर्फिक बनता है। ये रॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स थे। वोल्केनो की अगर बात करें, ठीक है, आज वोल्केनो तक ही करेंगे। वोल्केनो की बात करें तो मर सबसे छोटा होता है, फिर क्रेटर काल्डेरा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, काल्डेरा सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा मर होता है। टेफ्रा का मीन्स क्या होता है? वोल्केनिक एश, जो वोल्केनो की राख होती है वो टेफ्रा बोलते हैं। डोरमेंट वोल्केनो कौन कौन सी? वेसुवियस, किलिमंजारो, फुजियामा, नारकोंडम, ये इंडिया में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पिलिनियन वोल्केनो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव है वर्ल्ड में और कैरेबियन सी में मिलती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पिलिनियन। वेसुवियस वोल्केनो ये कॉलीफ्लावर फॉर्म की होती है, जैसे गोभी होती है ना उसकी, ठीक। स्मॉलर क्रेटर्स, अगर बिग क्रेटर के अंदर, अब ये मान लीजिए इस तरह से ये क्रेटर है, अब इसके अंदर क्रेटर के अंदर भी क्रेटर हों छोटे छोटे तो उनको नेस्टेड क्रेटर बोला जाता है। सोलफट्रास जब वोल्केनो से स्टीम और गैसी से निकले उसको सोलफट्रास बोलते हैं। गीज़र जब हॉट वाटर इंटरवल पर कुछ कुछ अंतराल पर निकले तो गीज़र। हॉट स्प्रिंग जब हमेशा ही कंटिन्यूस गर्म पानी निकलता रहे वो हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। अर्थक्वेक की अगर बात करें, देखिए अर्थक्वेक को अगर मैग्नीट्यूड नापा जाए अर्थक्वेक का तो वो मर्केटर स्केल पर मापा जाता है, मर्केटर स्केल पर, और इसकी वैल्यू 0 से 9 तक होती है, ठीक है, और ये किस में? लॉग में मापा जाता है, ठीक है। मीन्स अगर कुछ पॉइंट बढ़ा तो वो 10 टाइम्स क्या होगा? ग्रेटर होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाई होगा। अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो वो इंटेंसिटी मापी जाती है कि इससे कितना प्रभाव पड़ा है मानव जीवन पर, तो ये रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, तो इसकी 12 यूनिट होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मर्केटर स्केल और रिएक्टर स्केल में। फिर से बताते हैं, मर्केटर स्केल से मैग्नीट्यूड मापा जाता है अर्थक्वेक का और रिएक्टर स्केल से इंटेंसिटी मापी जाती है, ठीक है। 0 से 9 है और इधर 12 यूनिट है, ये भी ध्यान रखना है। सेम सिस्मिक इंटेंसिटी की जो लाइंस होती हैं उनको आइसोसिस्मल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइंस। मीन्स सिस्मिक जो इंटेंसिटी है, ठीक है, और सेम लाइन बना दी, मीन्स यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर, तो इसको आइसोसिस्मल लाइन बोलेंगे। और होमोसिस्मल किसको बोलते हैं? जब अर्थक्वेक ट्रिमर्स एट सेम टाइम्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल। ध्यान से सुनना है, सेम सिस्मिक इंटेंसिटी तो आइसोसिस्मल। इंटेंसिटी हमने बताई कितना प्रभाव पड़ा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर, ठीक है, 5000 लोगों की डेथ हो गई, यहाँ भी 5000 लोगों की डेथ हो गई, तो ये आइसोसिस्मल लाइंस इस तरह से बना देंगे या कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक ट्रिमर्स एक समय पर आएंगे, मीन्स यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ आया, तो ये क्या होगी? होमोसिस्मल लाइंस
हो जाएगी। ठीक है, गुटेनबर्ग ने डिवाइड किया था अर्थक्वेक को मॉडरेट, इंटरमीडिएट और डीप फोकस अर्थक्वेक। 0 से 50 वाला मॉडरेट होगा, इंटरमीडिएट 50 से 250 किलोमीटर और डीप फोकस 250 से 700। ये किसने डिवाइड किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। तो अर्थक्वेक में देखिए फोकस, एपिसेंटर, आप सबको पता होगा कि फोकस किसको कहते हैं। फोकस बताया भी था हमने प्रीवियस क्लास में, जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स की उत्पत्ति होती है वो फोकस होता है। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जहाँ पहली बार ट्रिमर वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स टकराती है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। ये ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, अर्थक्वेक में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एग्जाम में सीधी सीधी आती हैं। जियोसिंक्लाइन और माउंटेन बिल्डिंग एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर प्री कैम्ब्रियन माउंटेन की बात की जाए, देखिए माउंटेन 4 स्टेज है माउंटेन की, 4 इनका काल डिवाइड करते हैं इनको टाइम पीरियड में, 4 टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, दूसरा कैल्डिनोनियन माउंटेन, ठीक है, थर्ड हर्सिनियन माउंटेन, फोर्थ एल्पाइन माउंटेन। पहला प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। फिर से याद करना है, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और एल्पाइन, ये 4 इनका टाइम पीरियड है माउंटेन्स का। इरोजन थ्योरी दी, देखिए इरोजन थ्योरी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ बिलोक माउंटेन। अब बिलोक माउंटेन कैसे बने? इरोजन से। ठीक है, इरोजन से। ये किसने बताया? ये बताया JF स्पर ने। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है इरोजन से, लेकिन फिर भी नाम आए तो JF स्पर लिख देना है। ठीक है, टिक कर देना है, गोला भर देना है। ठीक है, JF स्पर ब्लॉक माउंटेन के फॉर्मेशन से रिलेटेड इरोजन थ्योरी किसने दी? JF स्पर ने। ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन्स स्टैंड ऑन द साइड्स ऑफ फॉर्मर जियोसिंक्लाइन। ये लाइन किसने बोली? ऑल ग्रेट फोल्डेड माउंटेन, जितने भी फोल्डेड माउंटेन है बड़े बड़े, वो कहाँ पर? वहाँ पर पहले जियोसिंक्लाइन थी। ये PG वर्सेस्टर ने बोला। किसने? PG वर्सेस्टर ने। एक बार फिर से पढ़ना, जितने भी ग्रेट फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो किस पर स्टैंड करते हैं? वो वहाँ पर पहले क्या थी? जियोसिंक्लाइन थी। ये PG वर्सेस्टर ने बोला। ई होग ने क्या है? पैलियो जियोग्राफिक मैप ड्रॉ किया, उसमें 4 जियोसिंक्लाइन के बारे में बताया। 4 जियोसिंक्लाइन के बारे में, चारों जियोसिंक्लाइन का नाम रट लीजिए, रॉकीज, यूराल, टैथिस और सरकम पैसिफिक जियोसिन। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रॉकीज तो माउंटेन है, यूराल तो माउंटेन है। देखिए ई होग ने इनको क्या है? जियोसिंक्लाइन बोला था। रॉकीज, यूराल, टैथिस, सरकम पैसिफिक याद कर लेना है। PGT में सीधा सीधा आएगा रॉकीज, यूराल, टैथिस और सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन। सूचार्ट ने 3 टाइप में डिवाइड किया। सूचार्ट ने 3 टाइप में, मोनो जियोसिंक्लाइंस, पॉली जियोसिंक्लाइंस और मीजो जियोसिंक्लाइंस। ठीक है, मोनो जियोसिंक्लाइंस, मीजो जियोसिंक्लाइन और पॉली जियोसिंक्लाइंस। स्टाइल ने इसको वोल्केनिक प्रोडक्ट के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसको? जियोसिंक्लाइन को। यू जियोसिंक्लाइन और मायो जियोसिंक्लाइन। ठीक है, यू जियोसिंक्लाइन में वोल्केनिक प्रोडक्ट लार्ज होता है और मायो जियोसिंक्लाइन में वोल्केनिक प्रोडक्ट लो होता है। सारी बातें ध्यान रखना है। राम कथाएं हम बताएंगे नहीं, पूरी कथा सुनाएंगे नहीं। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं पूरा विस्तार से, फिर तो ये 2 घंटे का खुद एक ही टॉपिक हो जाता है, 2-3 घंटे का जियोसिंक्लाइन का। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है आपका रिवीजन कराना। ठीक है, तो थ्योरी याद रखना, JF स्पर का नाम याद रखना, PG वर्सेस्टर का, ई होक का, सूचार्ट का, स्टाइल का। ठीक है, अब आते हैं हम कोबर पर। कोबर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोबर ने कौन सी थ्योरी दी? जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड ओरोजन थ्योरी दी। ठीक है, जियोसिंक्लाइन ओरोजन थ्योरी गिवन बाय कोबर। कोबर ने क्रेटोजन किसको बोला? बहुत बार पूछ लिया जाता है, फोरलैंड को। ठीक है, किसको बोला? फोरलैंड को। और रैंडकैटन, ये देखिए जर्मन वर्ड्स हैं, तो ये मार्जिनल रेंजेस को बोला। ये ध्यान रखना है, दोनों पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको आराम से
बता सकते हैं। क्रेटोजन फोरलैंड को बोलते हैं। ठीक है, आवर मोबाइल अर्थ बुक ये डेली की है। किसकी है? डेली की बुक है। नाम याद रखना, डेली की बुक आवर मोबाइल अर्थ है। सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बुक ये भी किसकी है? डेली की बुक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा बता देना है। सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बुक किसकी है? जोली की है। ठीक है, अब चलते हैं प्लेटियू की तरफ। प्लेटियू में देखिए थ्योरी वगैरह जो भी है इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता देते हैं। हालांकि प्लेटियू में कोई थ्योरी ऐसी पर्टिकुलर नाम दिया नहीं है, तो नाम नहीं दिया है तो ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। बस आपको प्लेटियू पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्लेटियू है, कहाँ मिलता है, इस तरह से पूछ लेते हैं कि पिडमोंट प्लेटियू क्या होते हैं, इंटरमोंटेन प्लेटियू क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले सेडिमेंट्री रॉक से जो बने होते हैं प्लेटियू, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब सादी चट्टानों से तो उसमें रीवा प्लेटियू, भंडेर प्लेटियू, रोहतास प्लेटियू, इनका क्रम भी पूछ लिया जाएगा, रीवा, भंडेर और रोहतास। ठीक है, ऐसे याद रखना है। वेस्ट से ईस्ट लगाने को आए या ईस्ट से वेस्ट लगाने को आए। ठीक है, ये दोनों एमपी में, ये बिहार में है, ऐसे याद रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है ये तीनों प्लेटियू, रीवा प्लेटियू, भंडेर और रोहतास प्लेटियू। गढ़वाल प्लेटियू ये उत्तराखंड में है। ये ग्लेशियल प्लेटियू है। अब देखिए ग्लेशियल प्लेटियू बर्फ़ से बना हुआ नहीं होता है। ग्लेशियल प्लेटियू वो प्लेटियू होते हैं जिन पर ग्लेशियल वर्क करता है, मीन्स ग्लेशियल इरोजन होता है एक तरह से। ठीक है, उससे बना होता, ना कि बर्फ़ का बना हुआ होता। ये ध्यान रखना है कि इस पर प्रोसेस काम करती है ग्लेशियर की। ठीक है, तो वो ग्लेशियल प्लेटियू होते हैं। जो गढ़वाल प्लेटियू उत्तराखंड में, ये इसका एक उदाहरण है। सॉरी इओलियन प्लेटियू, अब इसके उदाहरण पोटवार प्लेटियू और लायोस प्लेटियू। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं, पूछ लिया जाता है। ठीक है, चाइना के जो प्लेटियू हैं ये इओलियन प्लेटियू का उदाहरण है। इंटरमोंटेन प्लेटियू, इंटरमोंटेन प्लेटियू ये होते हैं दो तरफ माउंटेन है और बीच में प्लेटियू है। ये किसका उदाहरण है? इंटरमोंटेन प्लेटियू का। मीन्स दो माउंटेन के बीच में प्लेटियू का होना इंटरमोंटेन प्लेटियू है। इसका उदाहरण है तिब्बतन, बोलीवियन, पेरुवियन, कोलंबियन, मैक्सिकन। ये सारे प्लेटियू इंटरमोंटेन प्लेटियू का उदाहरण है। पिडमोंट प्लेटियू, पिडमोंट का मतलब होता है माउंटेन के तलहटी में प्लेटियू का होना। ठीक है, ये माउंटेन है, अब इसकी तलहटी में, तलहटी ये देखिए 2D में बना रहे हैं हम, वैसे देखना इसकी तलहटी में, तो ये पिडमोंट प्लेटियू होते हैं। उदाहरण पैटागोनिया प्लेटियू, एप्लेसियन प्लेटियू। इंपॉर्टेंट है, पैटागोनिया पूछ लिया जाता है कि किसका उदाहरण है? पिडमोंट प्लेटियू, पैटागोनिया प्लेटियू है। ठीक है, पी से पिडमोंट और पी से पैटागोनिया, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, पी से पिडमोंट, पी से पैटागोनिया, एप्लेसियन भी पिडमोंट प्लेटियू। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्लेटियू से रिलेटेड थी। अब चलते हैं हम प्लेन की तरफ। प्लेन में देखें तो विंड इरोडेड प्लेन को क्या बोलते हैं? रैग, सैरीर और हमादा बोलते हैं। कहाँ? सहारा डेजर्ट में। फिर से ध्यान रखना है, रैग, सैरीर, हमादा सहारा में बोलते हैं किसको? विंड इरोडेड प्लेन को। प्लेन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए, जैसे पैडी प्लेन शब्द किसने दिया? एलसी किंग ने पैडी प्लेन, एलसी किंग। और पैनी प्लेन दिया WM डेविस ने पैनी प्लेन, WM डेविस। पैन प्लेन क्रीक में, पैन प्लेन क्रीक में। ये तीनों याद रखना है। पैडी प्लेन का कॉन्सेप्ट एलसी किंग ने, ठीक है, और पैनी प्लेन WM डेविस, पैन प्लेन क्रीक में। फिर आते हैं बर्रार्ड। बर्रार्ड ने क्या बोला था कि जो हिमालय है और पेनिनसुलर इंडिया है, इसके बीच में क्या है? रिफ्ट वैली थी, इसमें सेडिमेंट भर दिया रिवर्स ने, इससे क्या है? ये प्लेन बन गया। ठीक है, स्वेस ने जो ये रिफ्ट वैली थी इसको सिंक्लाइन बोला है। बस बर्रार्ड और स्वेस में इतना अंतर है। बर्रार्ड ने क्या बोला? रिफ्ट वैली है, हिमालय और पेनिनसुलर के बीच में रिफ्ट वैली थी, और रिवर जो आई हैं उन्होंने सेडिमेंट अवसाद जमा किया है, उससे इंडियन ग्रेट प्लेन बना है। स्वेस ने इसको बोला जियोसिंक्लाइन थी, और फिर इसमें सेडिमेंट जमा किया रिवर्स ने, तब जाकर ये प्लेन बना है।
इच प्लेन क्या होता है पूछ लिया जाता है। इच प्लेन केमिकल वेदरिंग होती है जब सवाना रीजन में, उसको इच प्लेन बोला जाता है। ध्यान रखना है, प्लेन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। वेदरिंग और मास मूवमेंट, ठीक है। वेदरिंग की बात करें, स्टैटिक प्रोसेस है वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग क्या है? स्टैटिक प्रोसेस। अब ये है, यहाँ से टूटा, यहीं गिर गया, ठीक है, यहीं से, अब ये क्या हो गई? वेदरिंग हो गई। लेकिन जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी दूसरी तरफ, ठीक है, अब इसको फिर क्या बोला जाएगा? इरोजन बोला जाता है, ठीक है। और जब दूसरी जगह जमा हो जाएगी तो इसको डिपोजिशन बोला जाएगा, ठीक है। वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसके थ्रू ये जाता है, चाहे पानी हो, हवा हो, ठीक है। वेदरिंग अगर टूटा, यहीं गिरा तो वेदरिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल, चाहे पानी हो, हवा हो, ग्लेशियर हो, वो ट्रांसपोर्टेशन काम करेंगे, ठीक है। बीच में काटते हुए चली गई किसी भी चीज़ को, इरोजन। जहाँ जमा हो गई, डिपोजिशन। इतना क्लियर हुआ। फ्रोस्ट वेदरिंग को कोंगली फ्रैक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। कोंगली फ्रैक्शन ये फ्रोस्ट वेदरिंग को भी बोला जाता है, दूसरा नाम है। मास मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा सीधा पूछा गया है ये कि कौन सी फोर्स काम करती है? ग्रेविटी काम करती है। चिलेशन, ये केमिकल वेदरिंग होती है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में ऑनियन पीलिंग बताया था। ऑनियन पीलिंग, इसको क्या नाम, किससे जानते हैं? एक्सफोलिएशन से, ठीक है, एक्सफोलिएशन से जाना जाता है, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग होती है। प्याज की तरह परत दर परतें उतरती हैं, ये ध्यान रखने, ऐसे शब्द आते हैं, एक्सफोलिएशन, चिलेशन। चिलेशन केमिकल वेदरिंग है, ठीक है। जियोमॉर्फिक साइकिल, अब देखिए डेविस ने जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन दिया 1899 में। कब? 1899, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है 1899। बीडे और स्वीजिक ने कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन दिया। बीडे और स्वीजिक कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड है 1911-1918 में। पेल्टियर ने पेरी ग्लेशियल साइकिल दिया। नाम याद रखने हैं सारे, पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। डेविस जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, बीडे स्वीजिक कास्ट साइकिल ऑफ इरोजन, पेल्टियर पेरी ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, पुग एंड थॉम्स सवाना साइकिल ऑफ इरोजन 1966। नाम याद रखना है, डेविस, बीडे एंड स्वीजिक कास्ट, पेल्टियर पेरी ग्लेशियर, पुग, थॉम्स, सवाना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल, ये गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। किसके? गिलबर्ट के। इसमें गिलबर्ट के साथ स्ट्रोलर, जेटी हैक और चोरले का नाम भी आता है। टेक्टोनोमॉर्फिक मॉडल मोरिसावा के द्वारा। किसके द्वारा? मोरिसावा के। टेक्टोनिक जियोमॉर्फिक मॉडल। एपिसोडिक इरोजन, ये सुम और लीची के द्वारा। एपिसोडिक इरोजन, सुम और लीची, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल गिलबर्ट, स्ट्रोलर, जेटी हैक, चोरले। मेन है गिलबर्ट। टेक्टोनो जियोमॉर्फिक मोरिसावा। एपिसोडिक इरोजन सुम एंड लीची। इचप्लेन पुग एंड थॉम्स। अब सवाना से रिलेटेड है, बताया था कि केमिकल वेदरिंग से रिलेटेड है इचप्लेन, तो पुग एंड थॉम्स सवाना, तो नाम याद रखना है। इचप्लेन से रिलेटेड पुग और थॉम्स का नाम आता है। पेन फैन, ये पेन फैन कॉन्सेप्ट एसी लॉसन ने दिया, ठीक है। एसी लॉसन ने इस पर काम किया है, पेन फैन कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, ध्यान रखना है। क्रिक में का नाम भी याद रखना है, पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, इच प्लेन, ठीक है, सारे ये याद रखने। और यहाँ पर पेन प्लेन भी हमने बताया। सारे जितने भी नाम आए हैं ना यहाँ पर, पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, पेन प्लेन, ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ इच प्लेन और पेन फैन, ये सारे आपको याद रखने हैं, पूछ लिया जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। पेंक ने पैरेलल रिट्रीट और स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में बताया, ठीक है। एंटिक्विकुलम, जिसका मीनिंग डेवलपमेंट है, ये भी पेंक ने बताया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिवर कैप्चर जुवेनाइल स्टेज और यंग एज में होती है। रिवर कैप्चर, ठीक है, जब दो रिवर पैरेलल, एक ऊपर एक नीचे, और इसका पानी इसमें आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर एक गैप सा बन जाए, ये रिवर यहाँ कंटिन्यू है, बीच में यहाँ पर गैप सा बन जाता है, तो इसको क्या है?
ये रिवर कैप्चर कर लिए, इसको विंड गैप बोलते हैं। किसको? इस एरिया को विंड गैप बोला जाता है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विंड गैप क्या है, रिवर कैप्चर क्या है, ठीक है। ये जब सी लेवल कम हो जाएगा तो लैंड एरिया ज़्यादा हो जाएगा और रिवर तेज़ी से इरोजन करेगी, इसको रिजुविनेशन बोला जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, सी लेवल है, यहाँ समझा देते हैं, जगह है, ठीक है, ये लैंड एरिया है, ठीक है, ये सी लेवल है। अब सी लेवल है यहाँ पर, अब सी लेवल डाउन हो गया, सी लेवल डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ बना देते हैं सी लेवल डाउन हो गया, मीन्स यहाँ हो गया, ठीक है, ऐसे। तो रिवर को अब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ना, पहले यहीं गिर रही थी यहाँ पर इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर गिरेगी, तो रिवर को यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। जब सी लेवल कम हो जाएगा, कम हो गया ना इस वाले में, तो लैंड एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एरिया ये कम था, यहाँ लैंड एरिया ज़्यादा हो गया, तो रिवर यहाँ पर तेज़ी से इरोजन करेगी, इसी को रिजुविनेशन बोला जाता है। ये क्या करता है, जो इरोजन का पीरियड है इसको बढ़ा देता है, यहाँ पर बढ़ गया ना, सीधी सी बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना, रिजुविनेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न से रिलेटेड देख लेते हैं। एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो रिवर किसी जो लैंडफॉर्म है इसके बनने से पहले ही वहाँ फ्लो कर रही थी, ठीक है, यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय है, हिमालय बना, लेकिन हिमालय से पहले और रिवर फ्लो कर रही थी, इंडस, सतलज, ये सारी रिवर क्या है, पहले से फ्लो कर रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए ये रिवर फ्लो कर रही है, अब बीच में कोई लैंडफॉर्म बन गया, तो ये रिवर फ्लो करेगी, इसको काट काट कर लैंडफॉर्म इस तरह से बनेगा कि रिवर को जगह मिल जाएगी, ठीक है, रिवर को जगह मिल जाएगी। तो ये एंटीसीडेंट रिवर हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। रिवर डेवलप इट्स कोर्स बिफोर हाईलैंड एरिया फॉर्म। सुपर इम्पोज्ड रिवर वो होती हैं लैंडस्केप डेवलप बिफोर द रिवर, जो लैंडस्केप है, ठीक है, डेवलप होता है बिफोर द रिवर, ठीक है, रिवर बाद में आ रही है और लैंडफॉर्म पहले ही हो गया, वो सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज टर्म J.W. पोवेल के द्वारा दी गई और सुपर पोज टर्म मैगजी द्वारा, ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है, सुपर इम्पोज J.W. पोवेल और सुपर पोज ये मैगजी के द्वारा, ठीक है। जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये लैंडफॉर्म के जो रिवर हैं, लैंडफॉर्म यहाँ पर लैंडफॉर्म पहले डेवलप हो गया, रिवर बाद में आई हैं, ठीक है। और जो हिमालयन रिवर हैं वो एंटीसीडेंट रिवर के उदाहरण हैं, मोस्टली रिवर्स। विंड गैप हमने अभी बताया था जब ऊपर डायग्राम बनाया, इज द ड्राई पोर्शन ऑफ द बेडेड स्ट्रीम जस्ट बिलो द एल्बो ऑफ कैप्चर। वही कि एक रिवर है, दूसरी रिवर है, अब ये रिवर इधर क्या है, इसमें मिल गई, अब ये रिवर कंटिन्यू चल रही है ये भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जगह छूट जाएगी, इसी को विंड गैप बोला जाता है। ऐसा लगता है कि रिवर यहाँ गायब है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक्विक्लूड का अगर मतलब बताएं, एक्विक्लूड क्या होता है, देखिए हमने एक्वीफर्स बताया था, ठीक है, जब रेगोलिथ में पोर्स में पानी भर जाता है तो वो एक्वीफर्स होता है। जब दो एक्वीफर्स को सेपरेट करता है वो कौन करता है, एक्विक्लूड करता है, ठीक है, मीन्स ये बीच एक्विक्लूड है, मान लीजिए एक्विक्लूड, इधर एक्वीफर्स है, इधर एक्वीफर्स, इधर एक्वीफर्स, तो इन दो को जब अलग करेगा वो कौन करता है, एक्विक्लूड। इरोजनल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम का स्क्वायर होती है, ध्यान रखना। अगर इरोजनल आए तो स्क्वायर आएगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन आए गिलबर्ट का 6th पावर रूल तो यहाँ पावर 6 होगी, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज कर देंगे आपको पेपर में और आप कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना है। इरोजनल पावर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द विंड का स्क्वायर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से भी दे देंगे कि अगर वेलोसिटी स्ट्रीम की 2 गुनी हो गई तो इरोजनल पावर कितनी होगी, तो वो 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखना है, स्क्वायर है। बेस लेवल कॉन्सेप्ट J.W. पोवेल ने दिया 1875 में। रिया कोस्ट क्या होती हैं, देखिए ग्लेशिएटेड नहीं होती हैं, ये फ्योर्ड से अलग होती हैं रिया कोस्ट, ठीक है, रिया कोस्ट ध्यान रखना। गिलबर्ट 6th पावर रूल, ट्रांसपोर्टेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रीम पावर की
यहाँ पर स्ट्रीम वेलोसिटी की पावर 6 है। अब हम आपसे बोलें स्ट्रीम वेलोसिटी अगर यहाँ पर 2 गुनी कर दी तो ट्रांसपोर्टेशनल पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन 6 बार, 4 दूनी 8, 16, 32, 64, तो 64 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रीम वेलोसिटी की पावर 6 है। ये गिलबर्ट 6th पावर लॉ है, ठीक है, ध्यान रखना, गिलबर्ट ने ये फॉर्मूला दिया था। आर्कवेट डेल्टा किस किस नदी का है, गंगा नदी का है, नाइल रिवर का, राइन का है, नाइजर का है, वोल्गा का, इंडस का, इरावदी का है। आर्कवेट यानी चापाकार डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर का इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, मिसिसिपी रिवर का कैसा है, बर्ड फुट डेल्टा है। एस्टुराइन डेल्टा नर्मदा, तापी, मैकेंजी, ओब, एल्ब, सीन, विस्टुएला, हडसन, इनका कैसा है, एस्टुरिन डेल्टा है। अबेंडन डेल्टा येलो रिवर का है, येलो यानी हवांगो रिवर भी बोलते हैं इसको, इसका अबेंडन डेल्टा है। सैचुरेटेड जोन को फ्रेटिक जोन भी बोलते हैं एंड अनसैचुरेटेड जोन को वाडोज और एरेसन जोन भी बोला जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। RM गैरेल के अनुसार 7 वेरिएबल हैं जो कंट्रोल करते किसको, लाइमस्टोन सॉल्यूशन को। कितने वेरिएबल हैं, 7 वेरिएबल हैं जो लाइमस्टोन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। 2 साइकिल थ्योरी हमने बताया था किसके द्वारा दी गई, WM डेविस, ठीक है। बीडे ने 3 स्टेज में कास्ट साइकिल को बताया और स्विजिक ने 4 स्टेज में बताया कास्ट साइकिल को। वाटर टेबल थ्योरी ये स्नीटन के द्वारा दी गई, वाटर टेबल थ्योरी AC स्वीनर्टन के द्वारा दी गई। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी ये JH गार्डनर के द्वारा, JH गार्डनर। इन्वेजन थ्योरी CA मैलेट के द्वारा, इन्वेजन थ्योरी CA मैलेट। इंसेलबर्ग वर्ड ये पसार्ज के द्वारा दिया गया, इंसेलबर्ग वर्ड किसके, पसार्जे के द्वारा। एंड लोएस को क्या है, लाइमन बोलते हैं, कहाँ पर, फ्रांस और बेल्जियम में, ध्यान रखना है। लाओस को क्या बोलते हैं, फ्रेंच में लाइमन, और फ्रांस और बेल्जियम में लाइमन बोला जाता है। मेलास्पीना ग्लेशियर ये एक पिडमोंट ग्लेशियर है, अलास्का USA में, ध्यान रखना। मेलास्पीना ग्लेशियर पिडमोंट ग्लेशियर है, कहाँ है, अलास्का USA में। बर्चरन थ्योरी ये DW जॉनसन के द्वारा दी गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रोचे मोन्टेनेटाम D साउसूरे के द्वारा दिया गया। पेडिमेंट वर्ड गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। रिसेशन थ्योरी AC लॉसन के द्वारा। सीट फील्ड थ्योरी मैग्जी एंड लेटरल इरोजन थ्योरी गिलबर्ट के द्वारा दी गई। लेटरल इरोजन थ्योरी से 3 नाम और हैं, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन और पेज। ब्लैकवेल्डर, जॉनसन और पेज, ये 3 नाम भी लेटरल इरोजन थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, पूछ लिया जाएगा। लैंडफॉर्म देख लेते हैं। रनिंग वाटर से कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती है, पहले इरोजनल देखेंगे हम, ठीक है। पहले इरोजनल में रिवर वैली आएगा, गोर्ज आएगा, कैनियन आएगा, वाटरफॉल आएगा, रैपिड्स, पोर्टहोल्स, स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर टेरेसेस, मिएंडरिंग ऑफ रिवर, प्लंज पूल। प्लंज पूल तब बनता है जब पोर्टहोल्स क्या है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, बता दिया जाएगा, वैसे सिंपल है। रिवर वैली, गोर्ज, ठीक है, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड, पोर्टहोल्स, स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर टेरेसेस, मिएंडरिंग ऑफ रिवर, प्लंज पूल, पोर्टहोल्स। ऑक्सबो लेक, पेनीप्लेन और मोनाडनो ये किससे बनते हैं, इरोजनल से। वहीं डिपोजिशनल की बात करें, एलुवियल कौन, एलुवियल फैन, नेचुरल लेवीज और डेल्टा, ये किससे बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। ये थे रनिंग वाटर एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। क्लियर हुआ, कोई डाउट। ग्राउंड वाटर और कास्ट टोपोग्राफी, पहले हम इरोजनल देख लेते हैं। इरोजनल में ग्राउंड वाटर में लेपीज, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन, ठीक है, डोलाइन याद रखना, डोलाइन, कोलैप्सिंग, सॉल्यूशन पेन, कास्ट लेक, कॉकपिट्स, युवाला, जामा, पोलजे, सिंकिंग क्रिक, ब्लाइंड वैली, ध्यान रखना ब्लाइंड वैली, कास्ट वैली, केव्स, पोनोर्स,
पोनोर्स का एक दूसरा नाम और है अवेंस, नेचुरल ब्रिज, हम्स, ये सब आएंगे इरोजनल लैंडफॉर्म कास्ट टोपोग्राफी के। वहीं डिपोजिशनल की बात करें, स्पीलियोथर्म, ट्रेवर्टाइन, टूफा, टाक टूफा, ड्रिप स्टोन, स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेगमाइट्स, केप पिलर्स, ड्रैप्स और कर्टेन्स, हेलिक्टाइट्स, हेलिगमाइट्स, ग्लोबुलाइट्स, फ्लो स्टोन्स, केव सीलिंग, ये आएंगे डिपोजिशनल में। इरोजनल क्लियर हुआ, डिपोजिशनल क्लियर हुआ ग्राउंड वाटर का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सी वेव और कोस्टल लैंडफॉर्म की तरफ। पहले बात करेंगे इरोजनल की, इसमें आएंगे क्लिफ, वेव कट प्लेटफॉर्म, की केव, सी केव्स, स्टैक, ठीक है, नेचुरल चिमनी या बिलो होल या ग्लूप, एक ही चीज़ है ये, ध्यान रखना। नेचुरल चिमनी, बिलो होल या ग्लूप एक ही बात है, बिलो होल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें, बीच, बार, बैरियर, स्पिट्स, हुक्स, लूप्ड बार, टोम्बोलो, लैगून, सबका, ठीक है, ध्यान रखना है। नबका अलग है, सबका अलग है। नबका ये इओलियन में है और सबका डिपोजिशनल में है, यहाँ है सी वेव्स में, ठीक है। सी वेव्स में सबका है और नबका ये इओलियन में है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं विंड और इओलियन। पहले इरोजनल देखेंगे, डिफ्लेशन बेसिन, मशरूम रॉक, जिसको मशरूम रॉक को पेडेस्ट्रल या पिल्ज फेल्सन गारा भी बोला जाता है, कहाँ, सहारा में, ठीक है। इंसेलबर्ग, डोमिसाइल्स, जुएगन, यारडांग या कोक्सकॉम्ब, ड्राई कैंटर, स्टोन लैटिस, विंड ब्रिज और विंडोज, ये सब इरोजनल में आते हैं। डिपोजिशनल में रिपल मार्क, सैंड ड्यून, जिसमें नबका, बरचांस, ठीक है, बरखान, ये सब आते हैं, लाओस, ठीक। इसके बाद फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म, जिसमें एयर वाटर मिक्स होता है, तो बेडलैंड टोपोग्राफी, बोल्सन, प्लाया, बजाडा, पेडिमेंट, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हैं। ग्लेशियर की बात करें तो इरोजन में यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सर्क, टर्न, कोल, अरेटे, हॉर्न्स, नूनाटेक, क्रेग एंड टेल, रोचे मोन्टेने, ग्लेशियल स्टेयरवेज, ग्लेशियल ग्रुप्स, फ्योर्ड्स। बताइए रोचे मोन्टेने टर्म किसने दिया, हमने अभी ऊपर बताया है, कमेंट सेक्शन में बताना है। डिपोजिशनल में मोरेन, ड्रमलिन, मोरेन और ड्रमलिन। ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिटल लैंडफॉर्म एस्कर, केम, कैटल, ठीक है, हमक, आउटवॉश और सेंडर और ब्रेड आते हैं, ठीक है, ब्रेड्स। तो ये आगे ग्लेशियर फ्लूवियल। पेरीग्लेशियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पिंगो, पालसा, टोर्स, ये ध्यान रखना है, ऐसे टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। एक बार इनको रीड कर लेना है, क्या क्या इसमें आ रहे हैं। कुछ टर्म है किसके द्वारा दिए गए, किस इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पेरीग्लेशियल डब्ल्यू लोजिंस्की के द्वारा 1906 में, टर्म पेरीग्लेशियल डब्ल्यू लोजिंस्की। परमाफ्रोस्ट टर्म SW मुल्लर। हालांकि देखिए परमाफ्रोस्ट टर्म के बारे में किसने बताया था, ये बताया था हम्बोल्ट ने, ठीक है, किसने, हम्बोल्ट ने, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मुल्लर का नाम भी SW मुल्लर, ये भी रखना है, और हम्बोल्ट ऑप्शन देखना, हम्बोल्ट आए तो हम्बोल्ट जरूर लगाना, ठीक है। पेरीगैलिसोल, ये के ब्राइन के द्वारा। मोलिसोल, ये भी के ब्राइन। सोलिफ्लक्सन, J.G. एंडरसन। एक्विप्लेनेशन, केन्स, D.D. केन्स के द्वारा। एल्टीप्लानेशन, ये H.M. आइकिन के द्वारा। एल्टीप्लानेशन H.M. आइकिन। फ्रोस्ट हीविंग, B. होगबॉर्न। एंड कायरोप्लानेशन, के ब्राइन, ठीक है, कायरोप्लानेशन के ब्राइन। एंड कोंगली फ्लक्शन, जे डेलिक। और कायरो टर्बेशन, के ब्राइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ हमारी जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म होती है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। और बाकी इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।